हेलो एवरीवन, क्या आवाज आई है? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है क्या दोस्तों? क्या बोल रहे हैं प्यारे प्यारे मूर्ख बालक? हाउ आर यू ऑल दोस्तों? यस यस। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो? क्या चल रहा है आगे सब? आप रिवाइज करके आए हो आज? हैं, तुमने कल प्रॉमिस करा था कि तुम रिवाइज करके आओगे, बताओ जल्दी। क्या तुम रिवाइज करके आए हो दोस्तों? क्या तुम रिवाइज करके आए हो? यस और नो? करा है, बहुत बढ़िया। ओह, एक बच्चा लिख रहा है भैया, मैन फॉलो देयर प्रॉमिस। तो मैं रिवाइज करके आया हूँ, क्या बात है बेटा। तो इसका मतलब लड़कियां अपनी प्रॉमिस नहीं निभाती है भाई? लड़कियां बताओ, तुम करके आए हो रिवाइज? लड़कियां तुम बताओ, तुम अपनी बात नहीं निभाते? कल लास्ट में वादा करा था भाई, लड़के तो बोल रहे हैं मैन मैन फॉलो देयर प्रॉमिस, मैन इज ऑलवेज ऑन देयर वर्ड्स। भाई अब तुम बताओ, तुम पे बात आ गई है, देखो अब आ गई है तुम लोगों पे बात। लोग कह रहे हैं कि भाई तुम लोग नहीं करते हो प्रॉमिस फॉलो। बताओ भाई लड़कियों, जल्दी प्रूव करो, प्रूव करो, प्रूफ। बहुत सही। एक लड़की लिख रही है कि भैया ये मैन कहाँ है, ये तो सारे बॉय है। बात तो ये भी सही है, लड़के हैं सारे के सारे, में मैन कौन है? 15-15 साल के। बताओ। वाह यार, लड़कियों में जोश आया, लड़कियां भी यस लिख रही है। अब तो क्या है, लड़की नहीं भी करके आएगी ना, वो भी यस लिख रही होगी, क्योंकि उसको भी वो हो गया, डिस्क्रिमिनेशन फील हो गया कि भैया लड़की के बारे में ऐसे बोल दिया, नहीं नहीं, हम भी करके आए, तो नहीं भी करके आए, वो भी लिख रहा है सब। यस यस यस, अब मजे ले रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं। वाह वाह यार। चलो, ये जितने भी साइमन गो बैक लिख रहे हैं, बेटा साइमन तो चला गया, साइमन तो चला गया छोड़ के, है ना? साइमन तो चला। अब अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो तुम्हारे जो पिताजी हैं, पिताजी लेंगे डंडा और वो बोलेंगे बेटा गो बैक। घर से गो बैक, निकल जा घर से। वो निकालेंगे तुमको, वो एक नई वो बनाएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? नई पिक्चर क्रिएट करेंगे, एक नई हिस्ट्री में लिखा जाएगा, है ना, कि राहुल बेटा के पापा ने बोला गो बैक। ठीक है, मार्क्स ज्यादा नहीं आता। आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। कल तो हम रिवाइज करके आए होंगे, ठीक है? कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था? एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर की बात कर रहे थे। आपको याद होगा कि बेसिकली तीन प्रकार के मेटल्स होते हैं, एक हाई रिएक्टिव, एक मिड रिएक्टिव, एक लो रिएक्टिव। तो जो मिड रिएक्टिव, जो लो रिएक्टिव वाले हैं, वो मेनली प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड ओर में, जो कि हमने कल बात भी करी थी। किस किस को याद है किस किस प्रकार के सल्फाइड ओर से? बताओ, क्या सबको याद है? क्या हो, हमको याद है? बताओ। रिएक्शन ऑफ कर तो दिया, रिएक्शन ऑफ, और कहां से रिएक्शन ऑफ करूं? रिएक्शन और कहां से करूं? कर तो दिया, ठीक है ना? क्या ये तुम्हें याद है? लो रिएक्टिव के हमने दो एग्जांपल पढ़े थे। जितने भी लो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, वो मेनली सल्फाइड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक है सिनाबार, सिनाबार, हाँ सिनाबार। और एक होता था, इसका जरा नाम तो बता दो, नाम तो बता दो, जरा नाम बताओ चैट के अंदर, मैं भी देख लूं किन किन बच्चों को याद है। इसका नाम बताओ। अच्छा, इसके साथ हम क्या करते थे बेटा? रोस्टिंग किया करते थे। रोस्टिंग क्या थी बताओ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देना, यानी ऑक्सीजन दिया तो क्या बना? एक ये बनता था, साथ साथ में SO2 गैस रिलीज होती थी। फिर मैं क्या करता था? इस बेचारे को वापस से हीट करता था, और जब हीट करता था तो फाइनली मरकरी लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाता था। क्या याद आयो? याद आयो? हाँ, बच्चे लिख रहे हैं, इसका नाम होता है कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस का क्या एक्सट्रैक्शन था? सेम वही था, है ना? इसको भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता था, तो क्या बनाता था बेटा? ये बनाता था कॉपर ऑक्साइड। और उसके बाद अब इसको ना ऑक्सीजन हटाने के लिए इसकी रिएक्शन अलग थी। अगर तुम्हें याद हो तो, अगर तुम्हें याद हो तो हम क्या करते थे? हम क्या करते थे? इसको उठाते थे और वापस से इसके साथ रिएक्ट कराते थे, यानी इसके साथ रिएक्ट कराते थे, और फिर फाइनली कॉपर बनता था और SO2 गैस बनती थी। याद आ गया? याद आ गया? ये दोनों चीजें याद है, ठीक है भैया। यहां तक की थी हमारी क्या, बेसिकली लो रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। ये जो लो रिएक्टिव मेटल की जो हमने कल पढ़ी थी, उसके बाद हम बात कर रहे थे मिड रिएक्टिव की। तो मिड रिएक्टिव की मैंने आपको बताया था कि मिड रिएक्टिव दो फॉर्मेट में मिलता है ना? दो फॉर्मेट में मिलता है, एक सल्फाइड में, एक कार्बोनेट में। जब भी सल्फाइड दिखेगा तो मैं क्या करूंगा? हवन करेंगे, हवन नहीं, रोस्टिंग करेंगे। और जब भी कार्बोनेट और मिलता है तो मैं क्या करता था? कैल्सिनेशन। व्हाट वाज कैल्सिनेशन बेटा? हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे ना, जब मैं छोटा था अंताक्षरी खेला करते थे ऐसे। चलो बेटा नाम बताओ। उससे अंताक्षरी में होता था ना कि अब पी से लगाएंगे परदेसी पर। तुम्हें खेला अंताक्षरी? बड़ा मजा आता था। ये स्कूल की बस जाती थी ना, उसमें सारे बच्चे पिकनिक के लिए उसमें अंताक्षरी खेला करते थे, क्या मजा आता। चल, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी बताओ, इसका नाम भी बताओ। नाम बताओ बेटा, फटाफट नाम बताओ, नाम बताओ। जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट। इसमें से कैलामाइन कौन होता था? कैलामाइन, कैलामाइन। याद आया? याद आया? ग्लिच? क्या ग्लिच? क्या ग्लिच? क्या ग्लिच आ गया भाई? ग्लिच ग्लिच करते रहते हैं, ठीक है। अब जब भी हमें सल्फाइड और मिलता है तो हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली जब हमें कार्बोनेट मिलता था तो हम बिना ऑक्सीजन के हीट करते थे, क्या बनाता था? जिंक ऑक्साइड। अब इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाने के लिए मैं क्या करता था? एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करता था, एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करता था, जिसको याद नहीं है? इसका नाम कॉपर क्या था? अरे कॉपर, कॉपर बोल रहा हूं, कॉपर क्यों बोल रहा हूं? भूल गए? जिंक ग्लिच, जिंक ग्लिच कौन लिख रहा है? जिंक ब्लेंड, हाँ। और कैलामाइन, ठीक है। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीजन छीन लेता है, तो जिंक जो है हमारे पास अलग मिल जाता है, और ये आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन भी याद होगी सबको। ये हमने मिड रिएक्टिविटी का एक एग्जांपल पढ़ लिया था, ठीक है जी। अच्छा, अब ना मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्या है, जो कि क्या है बेटा, जो कि क्या है? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच का डिफरेंस। बहुत बढ़िया, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का बीच का डिफरेंस। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो रोस्टिंग हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रो ओ आ रहा है, ओ से ऑक्सीजन, ऐसे याद कर लो, याद करने का तरीका। कैल्सिनेशन में भैया हम पे तो है ही नहीं, हम पे तो है ही नहीं ऑक्सीजन, तो इसमें हीट करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। रोस्टिंग कब यूज किया जाता है? जब सल्फाइड ओर होता है, और कार्बोनेट ओर के लिए क्या यूज किया जाता है? कैल्सिनेशन यूज किया जाता है, ठीक है। अगर तुमने ध्यान से रिएक्शन देखा हो तो जब मैं रोस्टिंग कर रहा हूं ना, तो क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ। और जब मैं कैल्सिनेशन कर रहा हूं तो बन रही है गैस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में एक एग्जांपल लिख सकते हो, है ना? ये आपका एग्जांपल हो गया, ये आप देखो एग्जांपल में क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या? भैया गाने चला दो, गजमन पानी ले चली। ये हरियाणा वाला आ गया क्या? हरियाणा वाला आ गया। तुम्हारे भी गाने चलते हैं क्या फंक्शन में? गजमन पानी ले चली। भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक और, देखो मिड रिएक्टिव के और भी एग्जांपल है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि एक मेटल होता है जिसका नाम होता है मैंगनीज। याद करो मैंगनीज हमने कहां पढ़ा था? मैंगनीज हमने कहां पढ़ा था? याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। हाँ, याद आ गया। कहां? एक एसिड हुआ करता था जो कि गुंडा था, HNO3।
तो वो गुंडा क्या था ना, वो गुंडा हाइड्रोजन गैस नहीं देता था मेटल के साथ। तो एक गुंडे के दो बड़े गुंडे थे, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो किसको बोलते थे भाई चल 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 हाइड्रोजन गैस रिलीज कर, चल 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 फटाफट फटाफट, याद आया, यस बहुत बढ़िया, है ना। तो उसी देखो मैंगनीज जो मेटल होता है ना, वो ऑक्साइड ओर के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड यानी MnO2, है ना, MnO2। अब मुझे इसके ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक हाई रिएक्टिव मेटल से इसकी रिएक्शन कराता हूं। क्यों कराता हूं, क्योंकि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को छीन लेगा इससे। एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को छीन लेगा, अरे ज्यादा रिएक्टिव है ना एल्यूमिनियम, और मैंगनीज रह जाएगा अकेला, और वही मैंगनीज हमें अकेला चाहिए, समझे, याद आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो याद रखना सबसे पहले तो क्या कि जब भी हम मेटल का रिडक्शन कर रहे हैं, यानी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कौन से मेटल का, मैंगनीज का, तो मैंगनीज प्रेजेंट होता है मेनली मैंगनीज ऑक्साइड के अंदर या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो ये MnO2 के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, MnO2। अब मैं क्या करता हूं, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, तो ये बनाता है क्या, Al2O3 प्लस में मैंगनीज बाहर आ जाता है, जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें चाहिए। और पता है इस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है बेटा, हीट रिलीज होती है, इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। उतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंगनीज है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर मुझे ऑक्सीजन को खींचना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हाई रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करा दूंगा, ताकि ऑक्सीजन को मैं उससे खींच पाऊं। क्या बात क्लियर हुई, आप कौन से स्कूल में थे, ये क्या बात होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अब ये रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट जो अब रिएक्शन आ रही है भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर सवाल बनने की चांसेस 70 से 80% बन रही हैं इस रिएक्शन के ऊपर, जो कि है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, तुमने कभी देखा है, रेलवे ट्रैक्स को देखा, रेलवे ट्रैक्स को, अरे पटरियां, रेल की पटरियों को जोड़ा कैसे जाता है, रेल की पटरियां किसकी बनती है, लोहे की बनती है, उनको जोड़ते कैसे, लोहे को जोड़ते कैसे हैं, सोचा कभी, कैसे जोड़ रहे हैं लोहे को, दो लोहे उनको आपस में कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, हाँ मैं बताता हूं कैसे जोड़ रहे हैं। देखो हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन होती है जिसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, हम एक आयरन का ओर लेते हैं, तेरी ओर तेरी, आयरन का ओर भाई, आयरन का कौन, आयरन के दो ओर होते थे, कोई बता सकता है चार्ट के अंदर, कोई बता सकता है चार्ट के अंदर, दो ओर होते थे, मैग्नेटाइट हेमेटाइट, बताया। तो अब हम कौन सा ले रहे हैं, देखना, हम ले रहे हैं Fe2O3। मुझे बताओ ये क्या है, ये मैग्नेटाइट है या फिर हेमेटाइट है, कोई बताओ। हाँ वेल्डिंग से जोड़ते हैं, वही वेल्डिंग के अंदर क्या यूज होता है वही बताने जा रहा हूं मैं। वेल्डिंग के अंदर क्या यूज होता है, जो वेल्डिंग तुम देखते हो ना, लोहे को जोड़ने वाली वेल्डिंग, वो कैसे होती है वही बता रहा हूं मैं। हेमेटाइट मैग्नेटाइट, बहुत बढ़िया। ये क्या है बेटा, Fe2O3 बताओ, Fe2O3 क्या है, हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट, देख देख याद नहीं है बेटा, अगर तूने पन्ने पलटे होते तो तुझे पता होता है ये हेमेटाइट है ना, बताया लिखवाया भी, ठीक है। तो ये क्या हेमेटाइट Fe2O3, अब देखना क्या होता है कि आयरन मेनली अपने ऑक्सीजन वाले, ऑक्साइड वाले ओर में मिलता है, ठीक है। तो ये है Fe2O3। अब पता है मैं क्या करता हूं, जब मैं वेल्डिंग करता हूं ना, वेल्डिंग मशीन सबको अलग आती है, बट जो पहले वेल्डिंग की जाती थी, जब रेलवे ट्रैक्स को जोड़ा जाता था, तो उसमें क्या करते थे, ये टुकड़े डाले जाते थे हेमेटाइट के, और साथ साथ में एक मेटल डाला जाता था, कौन सा मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, कौन सा मेटल, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम इज अ हाई रिएक्टिव मेटल, तो क्या करेगा, इसे ऑक्सीजन खींच लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और ये बनेगा Al2O3 प्लस में आयरन लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाता है, और यही लिक्विड आयरन उससे नीचे से ड्रॉप होता जाता है, और वही लिक्विड आयरन दो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ता है। तो जो तुम देखते हो ना वेल्डिंग में, एक लिक्विड कैसे परत आ जाती है, तो वो लिक्विड क्या है, वो लिक्विड आयरन है, कहां से आया, इसी रिएक्शन से आया, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। और तुमने कभी देखा हो जब वेल्डिंग वगैरह होती है ना, तो बहुत रोशनी आती है ना, एकदम गरम गरम हो जाता है, देखा है कभी, लोहे को अगर पिघलाते हो ना, तो वहां पर पूरा का पूरा आसमान लाल हो जाता है। अगर तुम्हारे घर के आसपास की फैक्ट्री होगी लोहे की, तुम्हें पता हो क्यों, क्योंकि जब ये रिएक्शन कराई जाती है ना, तो इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या देता है, आयरन तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट, और हीट बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और इसी को हम कहते हैं क्या, थर्माइट रिएक्शन। याद रखना ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आयरन को मोल्टन स्टेट के अंदर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स और रिपेयरिंग मशीन पार्ट्स, ठीक है जी। इन दोनों के अंदर ये काम आ रहा होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हेमेटाइट हेमेटाइट थर्माइट रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी, चलिए ये तो हो गई थर्माइट रिएक्शन। अच्छा अब मैं आपको एक और प्रोसेस बताता हूं, इसी का हेमेटाइट का। ये तो हेमेटाइट का एक्सट्रैक्शन है, मतलब ये हम कब करते हैं, जब हमें आयरन लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है। ये मेनली कब यूज किया जाता है, ये प्रोसेस ज्यादा कॉमन नहीं है, इस प्रोसेस को तभी यूज करते हैं हम जब हमें आयरन लिक्विड फॉर्म में चाहिए, हमें जब रेलवे ट्रैक्स को जोड़ना है या फिर मशीन पार्ट को वेल्ड करना है, तभी हम यूज लेते हैं। मेनली ये जो हेमेटाइट है ना, इससे ऑक्सीजन को पता है कैसे रिमूव करा जाता है, एक पूरा प्रोसेस होता है बेटा, और उस प्रोसेस को समझना, है ना। ये थर्माइट रिएक्शन तो हो गया, ये देखो ऐसे होता है थर्माइट रिएक्शन, जहां पर दो चीजें मिलाई जाती हैं, क्या है यहाँ पर, हेमेटाइट और एल्यूमिनियम को डाला, और उसमें देखो ऐसे आग लगने लगती है, देखो कैसे हीट निकलने लगती है, और ऐसे बहुत आग लगती है, ब्लास्ट भी होता है, कभी कभार ज्यादा नहीं होता, बट ऐसे बहुत गर्म हो जाता है, और नीचे से लिक्विड आयरन निकलने लगता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, यानी मैंने तुम्हें बताया ना कि वो जो टेक्निक थी वो तो थर्माइट रिएक्शन था, वो सिर्फ कभी कभार यूज करते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज के अंदर हम हेमेटाइट को कैसे, हेमेटाइट में से कैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस, ठीक है, उसका एक प्रोसेस है। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट ये मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं, अभी तक पूछा तो ज्यादा नहीं गया है, लेकिन देखो भाई मैं थोड़ा सा इस बार मैं आपको थोड़ी पहले चेतावनी दे रहा हूं। क्या चेतावनी दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, देखो डरा नहीं रहा हूं, पर इस बार थोड़ी सी मेहनत अपने एग्जाम में ज्यादा लगाना तुम, मतलब जो बोर्ड एग्जाम होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इस बार जो बोर्ड एग्जाम का लेवल है वो हल्का सा पिछले साल के कंपैरिजन में हायर एंड पे रहेगा, सिर्फ साइंस के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है जी। मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। और अब इससे भैया हम क्या करें, घबराएं डरे नहीं, तुम सही जगह पे आए हो, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं दैट आर मोर देन इनफ, तुम्हें यहाँ जो थ्योरी पढ़ाई जाती है दैट इज मोर देन इनफ, है ना। बस उसके अलावा तुम एक बार रिवाइज करो, वो थोड़ा सही रहेगा, है ना। तुम कभी कभार एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वो थोड़ा सही रहेगा, बट मेनली इतना करते हो वो भी इनफ रहता है ना। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि सर हल्का सा फील्डिंग सेट अरे नहीं, फील्डिंग सेट नहीं है भाई, इस बार का जो पेपर है वो हल्का सा क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है क्या होता है, आजकल भूत आता है हाँ। तो मतलब क्या है कि थोड़ा सा पेपर में ना आ रहा है, लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या हो गया ना कि अब एजुकेशन पॉलिसीज थोड़ी बदल रही है, और अच्छी चीज भी है। तो वो जो तुम डायग्राम वगैरह देखते हो ना कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, लंग्स का डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम, अब पेपर में डायग्राम आने की चांसेस 1% हो गई है, यानी तुम डायग्राम देखोगे वो 1% चांसेस है पेपर के अंदर। क्योंकि सीबीएसई ने अपने पैटर्न, स्टेट बोर्ड में आएंगे डायग्राम, पहले बता रहा हूं, बट सीबीएसई के अंदर डायग्राम बहुत रेयरली पूछे जाने वाले हैं सर, बहुत रेयरली।
है ना? क्यों? क्योंकि वो डायग्राम ओरिएंटेड पेपर नहीं बना रहे हैं, रटने वाला पेपर नहीं बना रहे हैं, वो चेक करते हैं तुम्हारी नॉलेज क्या है ना? क्या तुम्हें चीजें पता है आसपास की, क्या तुम सोच सकते हो, वो है। और सोचोगे कैसे जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो कि मैं तुम्हें साथ-साथ में करवाता चाहता हूं, ज्यादा लोड नहीं लेंगे। इसी वजह से टॉपिक है जिसमें से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो अब एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं बेटा। हेमेटाइट में से एक प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बेटा, स्मेलिंग नहीं, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, हम मैग्नेटाइट बोल रहे हैं, हेमेटाइट को लेते हैं और हमने इसको बहुत हाई टेंपरेचर पे गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा, एकदम हाई टेंपरेचर, है ना? उससे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगता है और आयरन अलग हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, स्मेल्टिंग। अभी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ज्यादा लोड नहीं लेनी। अब देखो प्रोसेस होता है कैसे, समझना बेटा। एक ब्लास्ट फर्नेस होता है, ये समझना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। एक ब्लास्ट फर्नेस होता है एक ऐसा फर्नेस होता है, ठीक है। अब इस फर्नेस के अंदर क्या किया जाता है, बहुत गर्म किया जाता है इस फर्नेस को, और इसमें जो ओर है ना, ओर तेरी और है ना, हेमेटाइट के ओर को डाला जाता है, ठीक है। अब हेमेटाइट के ओर के साथ साथ एक चीज और डाली जाती है, जो कि है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है बेटा, बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके साथ साथ कोक डाली जाती है। भैया कोक, वो वाली कोक, कोल्ड ड्रिंक कोक डाल रहे हैं? नहीं मूर्ख, कोक का मतलब होता है, कोक का मतलब होता है कार्बन कार्बन को कोक बोलते हैं, वो वाली कोक नहीं है। वो जो कोक मिला रहे हो तो पिज्जा के साथ खा रहे हो भैया, वो कोक नहीं है, ठीक है। तो यानी ये दोनों को इसके साथ मिलाया जाता है इस ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस होती है, जिस रिएक्शन की वजह से फाइनली आयरन लिक्विड फॉर्म के अंदर बाहर आ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। अब तुम सोचते हो भैया कोक क्यों मिलाया, ये लाइमस्टोन क्यों मिलाया, इससे क्या होता है? तो इसी की एक रिएक्शन है बेटा, वो मैं आपको दिखाता हूं, होता क्या है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले मैंने हेमेटाइट लिया, हेमेटाइट के टुकड़ों को मैंने पहले क्या करूंगा, मैं क्रश करूंगा, ग्राइंड करूंगा, तोड़ूंगा, है ना, तोड़ूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद स्टेप 2 क्या होता था बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कल बताया था। तो फिर मैं क्या करूंगा, उसका कंसंट्रेशन करूंगा, ठीक है। और पता है इसका कंसंट्रेशन कैसे होता है, मैंने टेक्निक बताई थी तुम्हें, याद हो तो, मैग्नेटिक सेपरेशन, याद है? आयरन के पास प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट चुंबक से चिपकने की, तो जितने भी गैस पार्टिकल्स होते थे वो अलग हो जाते थे और वो चिपकाया जाता था, है ना। तो इसका स्टेप 2 है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो कि होता है मैग्नेटिक सेपरेशन से। फिर क्या होता है, ये जो हमारे पास ओर है, हेमेटाइट ओर है, इसको मैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालता हूं, जो बड़ा सा टुकड़ा था ना उसके अंदर डालता हूं। अब ब्लास्ट फर्नेस में मैं क्या क्या डालता हूं बेटा, ब्लास्ट फर्नेस में मैं डालता हूं इसके साथ साथ ये भी डालता हूं और कैल्शियम कार्बोनेट भी डालता हूं, है ना। अब तुम सोचोगे कि भैया ये दो चीजें मैं क्यों डाल रहा हूं, ये जो कोक है ना, कोक, ये कोक तो बहुत जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि ये कोक क्या करेगा, इस आयरन को रिड्यूस कर देगा। देखो कोक क्या करता है बेटा, ये कोक क्या करता है, ये कोक ना, ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेता है, ठीक है, और आयरन को अलग बना देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ जाता है। क्या ये बात समझ आई? क्या बात समझ में आई कि क्या करा कार्बन ने, इस कोक ने क्या करा, इस कोक ने ऑक्सीजन को खींच लिया तो आयरन लगा गया। अब ये जो लाइमस्टोन था उसका क्या काम है वो तो बताओ, वो तो समझ गए, पर ये लाइमस्टोन ने क्या करा यहां पर, वो तो सही समझ नहीं आया हमें। लाइमस्टोन का क्या काम है, तो सुनो भाई, लाइमस्टोन का, एक मिनट कहां गया लाइमस्टोन का काम, ये देखो। अब लाइमस्टोन क्यों यूज किया जाता है, टू रिमूव डर्ट पार्टिकल्स। बहुत सारे डर्ट पार्टिकल होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं लाइमस्टोन। देखो रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहा हूं बेटा, इसको अपने नोट्स में मत लिखना, उतनी नहीं पूछी जाती। रिएक्शन क्या होती है, जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो क्या होता है, याद करो, ब्रेक डाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। क्या ये रिएक्शन याद आ रही है, डिकंपोजिशन रिएक्शन में आ रही है, ठीक है। अब पता क्या होता है, जो डर्ट होती है ना, डर्ट जो गंदगी होती है, वो ना सिलिकॉन की फॉर्म में होती है, किसी फॉर्म में होती है, सिलिकॉन की फॉर्म में होती है, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड की फॉर्म में होती है, जो गंदगी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, इस गंदगी के साथ, ये सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना, और ये कंपाउंड बनाता है, और वो जो कंपाउंड है ना वो है स्लैग। स्लैग क्या होता है, स्लैग होता है अनवांटेड पार्टिकल्स, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्लैग। और ये स्लैग पता क्या करता है, मान लो ये आयरन है, तो आयरन लिक्विड फॉर्म में, उसके ऊपर अलग से फ्लोट करने लग जाता है, उसके ऊपर अलग से फ्लोट करने लग जाता है। यानी हुआ क्या, देखो रुको मुझे पानी पियान दो, मुझे पता है अभी तुम कहोगे कि भैया कुछ समझ नहीं आया, 1% भी दिमाग में नहीं घुसा, रुक जाओ, रुको वापस समझाऊंगा। देखो समझ लो, स्टार्टिंग से सुनो, कहानी वापस आते हैं। मुझे हेमेटाइट को एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने क्या करा, पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग करी, मैग्नेटिक सेपरेशन करा, वहां तक क्लियर था। अब मेरे पास Fe2O3 है, अब मैंने सोचा Fe2O3 को मैं ब्लास्ट फर्नेस में डाल दूंगा। मैंने ब्लास्ट फर्नेस में दो चीजों को और डाला, एक था कार्बन, एक था लाइमस्टोन, ठीक है भाई। अब कार्बन ने तो अपना काम कर दिया, कार्बन यानी कोक ने तो अपना काम कर दिया, वो तुमने रिएक्शन देख ली है ना, वो आयरन लगा गया। अब कुछ और गंदगियां हैं जो कि रह जाती हैं, अब उन गंदगियों को क्लीन करने का काम करता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या करता है, लाइमस्टोन को जब मैंने हीट करा तो किसके अंदर टूटा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर और एक क्विक लाइम के अंदर। अब ये क्विक लाइम है ना, ये उन गंदगियों के साथ, उन इंप्योरिटीज के साथ, वो इंप्योरिटीज होते हैं कुछ सिलिकॉन के सब्सटेंसेस, उनके साथ बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बना के स्लैग बना लेता है, स्लैग। और ये जो स्लैग होता है ना, ये उस मेल्टेड आयरन के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, तो हम गंदगी को ऐसे उठा के निकाल सकते हैं। इससे क्या हुआ, आयरन प्योर भी हो गया, गंदगी ऊपर आ गई, तो इससे हमें प्योर आयरन मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर हम क्या डालें, लाइमस्टोन डालें, उसके अंदर क्या डालें, लाइमस्टोन डालें, ठीक है। तो याद रखना, इन अ स्मेल्टिंग ऑफ Fe2O3 CaO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड एज अ फ्लक्स। फ्लक्स यानी जो इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा, है ना, यानी जो इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। द कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द कैल्शियम ऑक्साइड देन रिएक्ट्स विद इंप्योरिटीज सच एज सिलिका, सिलिका होता है SiO2, टू फॉर्म स्लैग। स्लैग क्या है बेटा, स्लैग है कैल्शियम सिलिकेट। और ये क्या करता है, स्लैग जो है ये व्हिच कैन बी इजीली रिमूव्ड, यानी ये ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, यहां पर लिखा भी हुआ है फ्लोट ऑन मेल्टेड मेटल, जिससे कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग द आयरन ड्यूरिंग स्मेल्टिंग प्रोसेस, यानी ये पूरे प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में हम इजीली आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बताओ क्या ये कहानी समझ में आई, अगर समझ आई तो पीके लिखो। क्या ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नहीं रिएक्शन नहीं है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी से रिएक्शन नहीं पूछी जा सकती, ऑब्वियस सी बात है। बट हां कभी कभार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आप ऐसा मान लो स्लैग के ऊपर आ सकता है ना, ये पूछा जा सकता है कि जब हम ब्लास्ट फर्नेस में हेमेटाइट को डालते हैं तो उसके साथ साथ हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्यों डालते हैं, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है कैल्शियम कार्बोनेट की। बट रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, तो रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिस्टम पता होना चाहिए भैया, ठीक है। चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग होता क्या है, उस पे सवाल बार-बार पूछे गए, ठीक है, पहले बता दो। तो देखो मेल्टिंग और स्मेल्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर एट अ टेंपरेचर बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी स्मेल्टिंग में क्या कर रहे हैं, हम ओर से मेटल को निकाल रहे हैं और उसे बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं, एकदम गर्म कर रहे हैं उसे, है ना। जबकि मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग तुम्हें पता ही है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये तो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्मेल्टिंग में क्या होता है कि जो टेंपरेचर होता है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा होता है, बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, बियॉन्ड। और इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है प्योर मेटल को देना, यानी इट प्रोड्यूसेस प्योर एलिमेंट, है ना, इसका काम क्या है, प्योर एलिमेंट को देना। बस तुम इतना याद कर लेना डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। और लास्ट डिफरेंस, किसी भी चीज को मेल्ट करना क्या है, एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, लेकिन स्मेल्टिंग एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर मेटल से इंप्योरिटीज को भी रिमूव कर रहे हैं, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ आ गई बेटा,
जल्दी बताओ, क्या ये पूरा पूरा सिस्टम समझ आया बेटा? हो क्या रहा है स्मेल्टिंग के अंदर? जल्दी बता दो, चैट के अंदर एक बार पी के लिख दो। बताओ भैया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर दो। साइन बाय कॉस इश्क, क्या पूछते रहते हो? साइन बाय कॉस इश्क, tan इश्क, तनिष्क बेटा तनिष्क तू अपने नाम बुलवाने का क्या क्या हरकत करता है? ये क्या तरीका है अपना नाम बुलवाने का? ठीक है चलो, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया। यानी अब क्या हो गया, हमारा हमारा लो रिएक्टिव भी आपको समझ आ गया, मिड रिएक्टिव के मेटल्स को भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब बारी आती है बेटा हाई रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की। किसकी बेटा? हाई रिएक्टिव के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की। हाई रिएक्टिव का मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये बताओ। मैंने तुम्हें बताया था जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, उनका रोस्टिंग कैल्सिनेशन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो स्टेप वही है बेटा, स्टेप 1 तो वही है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, स्टेप 2 भी वही है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लेकिन अब स्टेप 3 बदल जाता है। स्टेप 3 क्या है? बदल जाता है। इसके अंदर जो स्टेप 3 होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जितना भारी नाम से लग रहा है उतना इजी है तो पहले पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, कहां पढ़ा था? केमिस्ट्री में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, बहुत बढ़िया। चल हटोए, चल हटोए, किसको याद है? चल हटोए, कैथोड पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनोड पे। ठीक है भाई, ये पढ़ा था, यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यही है भैया, कुछ और नहीं। देखो भाई, अब मेरे पास हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि मान लेते हैं अपन, उसका एक और है, जैसे कि मैं मान लेता हूं NaCl, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, ये भी तो एक और है। तो पहले तो क्रशिंग ग्राइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओर करनी है, वही दो स्टेप है, सेम स्टेप है। तीसरे में मैं क्या करूंगा? इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करूंगा। क्या करूंगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहा हूंगा। कैसे करूंगा भैया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन? मैं समझाता हूं, आ जाइए। चल चल, पहले ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी ये इलेक्ट्रोलाइसिस ही है। हां, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? बिजली को पास करके ब्रेक डाउन करना, ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। पानी को करते थे अपन, हां, ये टाइप का इलेक्ट्रोलाइसिस ही है। बस इसमें क्या होता है, इससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं NaCl। ठीक है बेटा, NaCl, अब मैं क्या मैं ले लेता हूं? NaCl। ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, NaCl। अब मैं क्या करूंगा? वही सेम सेटअप बनाऊंगा। कौन सा वाला सेटअप? ये वाला सेटअप तुमने देखा होगा, बैटरी लगाई, दो रॉड बनाई, एक एनोड एक कैथोड, एक एनोड एक कैथोड। ठीक है भाई, अब याद रखना इसमें मैं क्या लूंगा बच्चों? बताओ, बच्चे बोलेंगे भैया इसमें वो ले लो NaCl, NaCl का सॉल्यूशन ले लो, या वो पानी मिला के वो सॉल्यूशन को अपन बोलते थे ना भैया, ब्राइन सॉल्यूशन, वो ले लो। नहीं, याद रखना, मुझे यहां पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं यहां पर मोल्टन NaCl लूंगा। मोल्टन, मोल्टन समझते हो? यानी पानी नहीं मिलाया मैंने, NaCl को, प्योर NaCl को पिघला दिया। तो सबसे पहले मैं यहां पर सॉल्यूशन लूंगा मोल्टन NaCl का। किसका? मोल्टन NaCl का। बैटरी लगाऊंगा, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड, सबको मालूम है, बार-बार कर चुके हैं। अब क्या होगा देखो, ये NaCl टूटने लगेगा। किसमें टूटेगा? Na+ और Cl- में टूटेगा। हां या ना बेटा? हां या ना बताओ, है ना? अब तुम्हें याद हो तो जो नेगेटिव चीज होती थी वो कहां जाती थी? एनोड पे जाती थी। तुम्हें याद है? जैसे कि ऑक्सीजन कहां जाती थी? एनोड पे जाती थी, है ना? क्लोरीन गैस, वो क्लोरो-अल्कली प्रोसेस में क्लोरीन गैस कहां बनी थी? एनोड पे बनी थी। तो यहां पर भी ये जो क्लोरीन गैस है कहां जाएगी? ये जाएगी अपनी एनोड पे। ठीक है, और यहां पर फॉर्मेशन होगी क्लोरीन गैस की। ठीक है, जबकि जो मेटल है ना, मेटल Na+, ये Na+ कैथोड पे जाएगा और कैथोड रॉड से चिपकता जाएगा, यानी इस रॉड से अटैच होता जाएगा। क्या होता जाएगा? अटैच होता जाएगा, और अटैच हो होके रॉड को मोटा कर देगा। और उसके बाद ये रॉड में जो आपके जो अटैच हो रखा है ना, ये है प्योर सोडियम, यानी हमें प्योर सोडियम मेटल मिल गया। हमें क्या मिल गया? प्योर सोडियम मेटल मिल गया। बताओ बताओ जल्दी, समझे नहीं समझे? देख, करा क्या मैंने बेटा? मैंने वही सेम सॉल्यूशन बनाया जैसे मैं इलेक्ट्रोलाइसिस में करता हूं, वैसे एक कैथोड एक एनोड है। अब मैंने यहां पर मोल्टन NaCl लिया, तो क्या होगा? सबसे पहले जो क्लोरीन गैस है वो पहले की तरह एनोड पे जाएगी और हवा में जाने लगेगी। क्लोरीन गैस का वही काम है भैया। पर यहां पर जो मेटल होता है ना Na, वो ना इस रॉड पे जमता जाएगा, यानी कैथोड पे जमता जाएगा, और उसके बाद वो जो जमा हुआ पूरा मेटल होगा वो क्या कहलाएगा? प्योर सोडियम मेटल। क्या कहलाएगा बेटा? प्योर सोडियम मेटल। ठीक है, अब मैं इसको एक एक करके लिखवा देता हूं, यहां पर लिखा भी होगा, देख लो पूरा पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। डबल स्टार लगा लेते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या है? NaCl। ठीक है, इन इट्स मोल्टन और डिसॉल्व्ड स्टेट। मेनली जो हम स्टेट यूज करते हैं बेटा, दैट इज मोल्टन। हम डिसॉल्व्ड स्टेट, पानी वाली स्टेट को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन व्हेन मेटल आयन आर रिड्यूस्ड, when metal ion are reduced at cathode to extract metal from their oxide। अब देखना बेटा हो क्या रहा है यहां पर, रिएक्शन देख लो एक बार फटाफट से। सोडियम था तो सोडियम टूटा, है ना, तो वो क्या बन गया? Na+ बन गया, Na+ बन गया। और क्लोरीन टूटा तो क्लोरीन Cl नेगेटिव बन गया। ठीक है अभी कहां जाएगा? ये जाएगा कैथोड की तरफ। कैथोड कैसा होता है? कैथोड एक प्रकार से बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड इज अ नेगेटिव चार्ज रॉड, हां या ना? तो कैथोड क्या करेगा? इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ जाएगा, तो यानी ये सोडियम में बदल जाएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया कहां पर? कैथोड पे। सिमिलरली एनोड में क्या होगा? ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, ये क्लोरीन देखो, इस क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड पे, एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएगा और क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाएगी। ब्लैक स्क्रीन कहां है? ब्लैक स्क्रीन भाई, ब्लैक स्क्रीन आई थी सही में, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, यानी हुआ क्या? वापस समझ लो बेटा, अगर नहीं समझ आया देखो, सबसे पहले NaCl मोल्टन स्टेट में था, तो क्या होगा? एक बनाएगा Na+ और एक बनाएगा Cl नेगेटिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो Na+ है ये कहां जाएगा बेटा? ये जाएगा, बोलो हाइड्रोजन कहां जाता था? कैथोड पे, तो ये भी कहां जाएगा बेटा? कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा? इसको मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन एनोड में दे देगा और ये बना लेगा क्या? Cl2, यानी ये गैस बना लेगा और ये हवा में उड़ जाएगा। बस बस बेटा, बस बेटा इतना सा है। कैथोड और एनोड पे दो चीजें हो रही हैं, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसके अंदर हमने क्या करा? हमने मोल्टन सॉल्यूशन लिया, किसका लिया? NaCl का, और उसमें से एक कैथोड निकाला, एक एनोड निकाला। और याद रखना क्लोरीन गैस कहां बनी? जैसे हमेशा बनती थी एनोड पे, और सोडियम मेटल कहां बना? कैथोड पे। बहुत बढ़िया, ये डायग्राम भी याद रखना, ये डायग्राम भी याद रखना। ठीक है, अब बताओ समझ आया तो पी के लिखो चैट के अंदर फटाफट से, समझ आया तो पी के लिखो। यहां पर लिखा भी हुआ है द मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी कैथोड पे तो आपका सोडियम मेटल जुड़ जाएगा, एंड नॉन मेटल लाइक क्लोरीन और ऑक्सीजन आर लिबरेटेड एट एनोड, यानी जो गैस है वो दूसरी जगह से निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, क्या हमें समझ आया? अब मेरे मन में एक सवाल है कि विल द सेम प्रोडक्ट बी ऑब्टेन्ड इफ वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस क्लोराइड, यानी अगर मैं ब्राइन सॉल्यूशन लूं, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता था बेटा? NaCl + H2, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूं तो क्या मुझे सोडियम मेटल मिलेगा? हां, अरे इनका इलेक्ट्रोलाइसिस तो अपन कर चुके हैं, कहां करा था?
भैया वो क्लोरो-एल्कलाइन प्रोसेस में करा था। क्लोरो-एल्कलाइन प्रोसेस में ये क्या पढ़ा था मैंने? क्लोरो-एल्कलाइन प्रोसेस के अंदर जब मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करता था तो भैया क्या होता था, एनोड पे तो क्लोरीन गैस बन जाती थी, कैथोड पे भैया हमारी क्या बन जाती थी, हाइड्रोजन गैस बन जाती थी और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग से बन के आता था। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना? क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं, क्लोरो-एल्कलाइन प्रोसेस। याद आया? क्लोरो-एल्कलाइन प्रोसेस के अंदर अपन ब्राइन सॉल्यूशन लेते थे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे। इसलिए जब पानी के साथ है बेटा तब तो ये बनेंगे, और जब बिना पानी के जब मोल्टन सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, मोल्टन में जब पिघला हुआ प्योर है, प्योर NaCl है, तो मैं क्या करूंगा, उससे मैं सोडियम मेटल को कैथोड पे बना सकता हूं और एनोड पे क्लोरीन गैस। डन। जल्दी बताओ रॉकी भाई। रॉकी भाई, रॉकी भाई मेरी बातचीत है बेटा, टेंशन मत लो। रॉकी भाई अपनी मीटिंग है। रॉकी भाई कैसे हो? रॉकी भाई सोना का, ये पता है रॉकी भाई चैप्टर में क्यों आए हैं वापस? बड़े दिनों बाद आए रॉकी भाई, तुमने नोट करा? बड़े दिनों बाद रॉकी भाई आए क्यों? क्योंकि रॉकी भाई ने सोना देखा। इसमें अपन मेटल के बारे में बात करें, सोना होना, तो रॉकी भाई सोना देखते ही आ जाते हैं। रॉकी भाई का जैसे सोना दिखता है तो रॉकी भाई अपना सोना ढूंढने आ जाते हैं। रॉकी भाई का सोना दिखता है, अरे मेरा सोना तो नदी के अंदर चला गया था, ओशन के अंदर चला गया था, तो वही ओशन के अंदर ढूंढने गया रॉकी भाई अपना सोना। ठीक है दोस्तों, चलो सही है, डन है, डन है। यानी हमने देखो, हमने क्या पढ़ा, हमने लो रिएक्टिव मेटल का पढ़ा, हमने मिड रिएक्टिव मेटल्स का पढ़ा और हमने हाई रिएक्टिव का एक एग्जांपल पढ़ा वही आपके सिलेबस में। हाई रिएक्टिव मेटल्स में एक अनोखा स्टेप है जिस स्टेप को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की डेफिनेशन भी याद रखना। आई होप मैंने तुम्हें लिखवाई भी होगी यहां पर। हाँ ये रहे, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन नोट करना सब, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। ठीक है, तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं और उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। एग्जांपल याद रखना NaCl का, सिर्फ एक एग्जांपल है सिलेबस के अंदर, वही याद रखना NaCl बस। तो लो रिएक्टिव भी हो गया। लो रिएक्टिव कैसे थे, सल्फाइड में। मिड रिएक्टिव किसमें बेटा, कार्बोनेट या फिर सल्फाइड में। और हाई रिएक्टिव तो अलग ही है, ये अलग है, इनके साथ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है। डन। अगर ये कहानी समझ आई तो कुछ सवाल सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एवरीबॉडी इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर का। वाह भाई, भाई चंपक चाचा का हो रहा है, चंपक चाचा का हो रहा है। चलिए बोल देते हैं और कुछ क्वेश्चन देते हैं। बोल दिया बेटा, आंसर बताना जल्दी। बहुत बढ़िया, बी कैल्सिनेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो हम ओर को हीट करते हैं बिना एयर के, यानी ऑक्सीजन नहीं होता, तो उसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, डन। अगले का भी बोल देते हैं। Which of the following statement is true for roasting? रोस्टिंग के लिए क्या ट्रू है? रोस्टिंग में भैया बहुत बुरा लगता है जब हमें रोस्ट करते हो। दिल ने ये कहा है, दिल से तुम्हारा कट रहा है। वो वाली रोस्टिंग नहीं। इस रोस्टिंग में क्या होता है बेटा, बताओ। रोस्टिंग में पूछ रहा है कि रोस्टिंग के लिए क्या सत्य है, सत्य क्या है, सत्य बोल दो ना जरा, दिल में है क्या छुपा। बहुत बढ़िया, बी आंसर। रोस्टिंग करी जाती है बेटा सल्फाइड के लिए। किसके लिए करी जाती है, सल्फाइड, सल्फाइड। बहुत बढ़िया। पिछले वाले पोल का रिजल्ट आया बी 73% गुड। लीडर बोर्ड देख लेते हैं, नीरज एंड श्रद्धा, मयूरेश दिव्या, ओके, उत्कर्ष, आस्था, ऑल इंडिया टॉपर आदित्य, फिर आ गया तू, हैं? बहुत टॉप कर रहा है, क्या बात है। माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन जी आप यहाँ आज कैसे। तमन्ना, मनस्मिता, रमन, वाह जी वाह, वाह जी वाह। दोस्तों अगले पोल की तरफ बढ़ा जाए। पोल ही खत्म हो गए, चलो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। एक और पोल दिया था ना, उसका क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट देखें, 74%, बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड, भावेश, मयूरेश का फिर आ गए यार तुम तो, क्या बात है। उत्कर्ष, अतुल, राम मोहन, रितेश, सिद्धेश, अस्मिता, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, विद्याश्री, विद्याश्री, ओके। बताओ भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग विद वन एग्जांपल कर सकते हो। पूरी की पूरी मैंने आपको एग्जांपल बुक दे रखी है और आपको ये भी बता दिया है कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। रोस्टिंग किसके लिए करी जाती है, सल्फाइड के लिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कैल्सिनेशन विदाउट ऑक्सीजन किसके लिए करी जाती है, कार्बोनेट के लिए। कार्बोनेट क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सल्फाइड क्या देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड देते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अगला सवाल। व्हाई इज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नॉट बाय हीटिंग विद कार्बन। देखो एल्यूमिनियम जो है ना, उसका भी जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ना, वो पता क्या है, एल्यूमिनियम को भी ना हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों क्यों बताओ, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है। मैंने बताया जो भी हाई रिएक्टिव मेटल होगा उसको हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, ये होता है ना Al2O3, इसमें एल्यूमिनियम क्योंकि बहुत रिएक्टिव है तो ये ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है ना, उसका रिश्ता बहुत मजबूत है बेटा, आपके और उसके रिश्ते से भी बहुत मजबूत रिश्ता है इसका। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव एंड फॉर्म स्ट्रांग बॉन्ड विद ऑक्सीजन, जिस वजह से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से ऐसा नहीं कर सकते हम कि किसी मेटल से इसका रिएक्शन करा दें और डिस्प्लेसमेंट हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की मदद से रिमूव करते हैं। बहुत बढ़िया। Describe the extraction of iron from its ore in the blast furnace with equation and diagram। देखो ये मैं आपको बता रहा था बेटा, ये सवाल देखो जो पूछा गया, ज्यादा नहीं पूछा गया, 2 साल में पूछा गया। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि describe the extraction of iron from its ore in blast furnace। अब जैसे blast furnace आया 90% बच्चों का दिमाग खराब, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं, बच्चों भैया कहां है। सुन मेरी बात, blast furnace से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है याद करो, अभी बताया था blast furnace से कैसे करते हैं, with the help of equation and diagram। अब ये डायग्राम तो छोड़ो, है ना, डायग्राम तो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है ना, डायग्राम बनाने का कोई लॉजिक नहीं। वैसे मैं तुम्हें फर्नेस का डायग्राम दिखाया था उस स्लाइड में, बट वो याद करने की जरूरत नहीं है, अब नहीं पूछा जा रहा है डायग्राम। लेकिन तुम ये याद रखना, और क्या है, और तो है हेमेटाइट। ठीक है, रिडक्शन कैसे करते हैं बेटा, रिडक्शन हम करते हैं कार्बन की मदद से, या तो कार्बन यूज कर सकते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों ही कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, है ना। हमने जो रिएक्शन पढ़ी वो कार्बन की मदद से थी, तो इसको काट के अब आप अपनी वाली रिएक्शन लिखना। ठीक है, हमने कार्बन की मदद से रिएक्शन पढ़ी तो हम भैया वही लिखेंगे। ठीक है, आयरन हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिल जाता है। ठीक है, क्या बात क्लियर है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों से ही हम क्या इस रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक की वेबसाइट पे स्पैम करने का ग्लिच आ रहा है, बैक करके वापस आओ ना बेटा, एक बार बैक करके वापस रीजॉइन करो। ठीक है, क्या बात समझ में आई। थर्मल रिएक्शन इज यूज्ड, थर्मल रिएक्शन को कहां पर यूज किया जाता है बेटा, वेल्डिंग, वेल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है ऑफ ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर। क्या रिएक्शन होती है बेटा, मरकरी का सबसे पहले तो
रोस्टिंग कराई जाती है और उसके बाद ये देखो उसके बाद इसको हम हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, मरकरी अलग से आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद आ गया। सही है। व्हाई डू मेटल्स लाइक गोल्ड, ये क्या हो रहा है चैट के अंदर? चैट को प्राइवेट कर दिया जाए, चैट ही बंद कर देता हूं। चैट कैसे बंद होगी? एक मिनट, चल। Why do metals like gold, platinum occur in the free state? क्या होता है कि ये जो मेटल्स हैं, these are highly unreactive, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसका आंसर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, because they are highly unreactive and do not combine with air, moisture और other chemicals। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। तुम याद करो ये जो नॉर्मल मतलब मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनका रिडक्शन कैसे होता था? याद करो जल्दी, चैट में बताओ इनका रिडक्शन कैसे होता था। बोलो 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 बोलो, बहुत बढ़िया। किससे किया जाता था? कार्बन की मदद से। याद आ गया? अरे भाई कार्बन याद नहीं है? जिंक का हम कैसे करते थे? जिंक का हम रिडक्शन कार्बन की मदद से करते थे। यस यस, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अगला। The thermite welding is a mixture of dash and dash is ignited with a burning magnesium ribbon which produces molten iron metal as a large amount of heat। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, फिलिंग द ब्लैंक करना है आपको कि थर्माइट वेल्डिंग इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। जो थर्माइट रिएक्शन होता है वो किस दो चीजों का मिक्सचर होता है? जल्दी बताओ कौन सी दो चीजों का मिक्सचर होता है बेटा, वो कोई बताएगा? एल्यूमिनियम मेटल और आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। बहुत बढ़िया। यानी सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का एक पाउडर होता है और क्या होता है? एल्यूमिनियम। आयरन का होता है ऑक्साइड। ठीक है, क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, आ गया। ए ऑप्शन के सबने दिया, के सबने दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन डन डन। चलो कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको बेटा दे रहा हूं। ठीक है, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपके, ये होमवर्क क्वेश्चन आप करके लाओगे। पहला होमवर्क क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का, इसका आंसर करना। ये पहला असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरा असर्शन रीजनिंग का आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन आप सोचोगे इजी है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो कि मुझे आपको कराना है वो है ये, वो है ये। बट उस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एक मिनट पानी पी लूं। सुनो, एक बार ना फटाफट से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करते हैं? जितना भी आपने पढ़ा ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसको रिवाइज करें। क्या कहते हो? मेरे साथ करोगे? मेरे साथ करोगे? जल्दी बताओ, करोगे? पक्का? प्रॉमिस 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 दे रहे हो? करें साथ में, करें करें। 2 मिनट में होगा। कितनी देर में होगा? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, अंडर 2 मिनट्स। करें, चलो ब्रीथ लो, स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट करा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में 3 टाइप के मेटल्स होते थे, एक होता था लो रिएक्टिविटी, एक होता था लो रिएक्टिविटी, एक होता था हाई रिएक्टिविटी। हमने स्टार्ट करा था लो रिएक्टिविटी वाले मेटल से था। लो रिएक्टिविटी मेटल जैसे कि जो कि सल्फाइड बनाते हैं। सल्फाइड जैसे हमारे सामने आते हैं तो हमें क्या करना रहता है? हमें सबसे पहले उनकी रोस्टिंग करनी रहती है। फॉर एग्जांपल सिनाबार, सिनाबार क्या होता है? HCl। एक और एग्जांपल है Cu2, जिसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। पहले क्या करते हैं? हम उनकी रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग के बाद उसके ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, मेटल हमारे पास फाइनली आ जाता है। फिर आते हैं हमारे मिड रिएक्टिव एलिमेंट। मिड रिएक्टिव एलिमेंट में हम क्या करते हैं? दो प्रकार के होते हैं, या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड। सल्फाइड के साथ हम करते हैं रोस्टिंग, कभी कार्बोनेट और के साथ हम कर रहे होते हैं क्या? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं? विदाउट ऑक्सीजन हीट कर रहे होते हैं और लास्ट में होता है इनका रिडक्शन। उसके बाद आपका मेटल आ जाता है। फिर हम पढ़ रहे थे क्या? हाई रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल में करा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फॉर एग्जांपल NaCl क्या करते थे? एक होती थी कैथोड, एक होती थी एनोड। एनोड पे क्या आती थी? हमेशा आएगी क्लोरीन गैस, और कैथोड पे आता है आपका प्योर मेटल, और यहां पर आपकी मेटलर्जी खत्म। एक बच्चा लिख रहा है एमी में हूं, एमी में हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डन डन, बहुत बढ़िया। चलो अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, छुट्टी करेंगे। आ जाओ भाई। कार्बोनेट ऑफ मेटल, कार्बोनेट ऑफ मेटल, एक कार्बोनेट है मेटल का 2T। ये क्या है? 2T, यहां पर कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है क्या? देखते हैं। एक कार्बोनेट है मेटल का इज अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इट्स हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। अरे भैया, किसका हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉशिंग में काम आता है? तो तुम्हें पता है कि ये जो चीज है ना, ये व्हाइट वॉशिंग में काम आ रही होती है। क्या तुम्हें याद है? यानी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड काम आता है व्हाइट वॉशिंग के अंदर। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना बेटा? बताओ जल्दी। इट्स हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो मेटल बताना है आपको। तो मेटल क्या है? ऑब्वियसली बात है, मेटल है आपका कैल्शियम मेटल। ठीक है, बहुत सही। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड? यानी कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसको हम हीट करेंगे और क्या करेंगे, है ना? हीट करेंगे। ठीक है, बताओ हीट करते हैं अपन और क्या करते हैं? ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? अब देखो इसके अंदर भी हम हीट कर रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं दे रहे। देखो सिर्फ हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे रहे, तो इस प्रोसेस को भी बोलते हैं क्या? कैल्सिनेशन। डन, कैल्सिनेशन। एक बच्चे बोल रहे भैया वो पहली वाला जो अभी आपने बोला कुछ सेकंड के अंदर, उसको 0.5 एक्स पे करके देखना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा। चल डन डन। चलिए यहां पर खत्म होता है। यार ये क्या लगाया भाई? ये क्या लगा दिया तुमने? ये पता क्या है? किसी एक मैंने फोटो देखी थी किसी बच्चे ने इंस्टाग्राम पे, ये फोटो मतलब मेरे को मेरी टीम ने शेयर करी थी, है ना? जो कंटेंट बनाते हैं टीम, तो उन्होंने मुझे शेयर करी थी फोटो की, किसी बच्चे ने डाल रखा है और उन्होंने आज स्लाइड के लास्ट में लगा दिया। भाई ये क्या है? हटा इसको, हटाओ 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 इसको। ये क्या लगा दिया भाई? यार क्या लोग हैं यार, ये तुम लोगों की सैलरी कटेंगे बेटा। सुन लो मेरी बात, इस बार महीना खत्म हो गया है। कौन सा डेट? 31 जुलाई आ गई। 1 तारीख आ गई है दोस्तों। सैलरी कौन देगा? कहां से जाएंगी? तो तुम लोगों की सैलरी इस बार कटेगी। ठीक है, तुम सबकी सैलरी इस बार टुक 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 होंगी। तुम सबकी सैलरी इस बार देखो, मैं बताता हूं तुमको, मैं तुमसे बदला बदला लूंगा मैं तुमसे। तुम लोगों से बदला बदला लिया जाएगा सूद समेत। चलो चलिए इसी के साथ आज की इस कक्षा को बेटा खत्म करते हैं। लव यू ऑल। कल ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है बेटा। कल हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, रिफाइनिंग और कोरोजन। कोरोजन वैसे हम पहले चैप्टर के एंड में भी पढ़ चुके हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट, सैटरडे आपकी छुट्टी है, सैटरडे आपकी क्लास नहीं है। ओके जी, सैटरडे आपकी क्लास नहीं। राइट, डन, एंड करें। चल इसी के साथ आज की इस क्लास को बेटा एंड करते हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। मिल जाएगा कल, रिवाइज करके आना, अपना वादा हुआ है, प्रॉमिसेस। बेटा देखो लड़कों ने तो वादा निभाए, मेन डोंट ब्रेक प्रॉमिसेस। अब लड़कियां देखो बात तुम्हारे उस पे होनी चाहिए, ईगो पे। अब कल तुम करके आओगे रिवीजन।
क्या मैं आप दिख पा रहा हूँ तुम लोगों को? हेलो। दिख रहा हूँ मैं तुम सबको? जल्दी बताओ। एम आई विजिबल नाउ? क्या हो गया था भैया? ये तुम लोगों की वजह से हुआ है। ये तुम लोग बोल रहे थे ना तब से कि भैया डांस कर दो, नाच गाना कर दो, आज पढ़ाओ मत। ये मेरे पता है मेरे को क्या लगता है? मेरे को क्या लगता है कि अपने में से कोई, ये तुम में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि ये काला जादू जानता है। तो जैसे ही कुछ भी ऐसा होता है ना, अचानक से मैं बोलता हूँ कि आज नहीं पढ़ा है, तो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। मैंने भी बोला नहीं पढ़ा है, तो लाइट चली गई। लाइट चली गई भाई। तुम में से कोई तो एक ऐसा है जो कि तांत्रिक। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तुम में से कोई तो ऐसा है, तुम में से कोई गलत है भाई। अब मुझे डर लग रहा है इस क्लास में आने से। हर बार जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा क्यों होता है भाई? बच्चे लिख रहे बंगाली। बंगाली लोगों को बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने। गलत है तुम, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। जरूरी थोड़ी ना, बताओ। हाँ जरूरी है भाई, ऐसा नहीं ना? चले आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। बच्चे कह रहे भैया मैं हूँ, देख देख देख, आ जाओ। लाइट उड़ गई भाई, गायब अचानक से। जाती नहीं है लाइट, कब उड़ गया अचानक से? भाई कुछ तो है तुम लोगों में। बच के रहना पड़ेगा। चल आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। मेटल एंड नॉन मेटल का L6। अभी तक की कहानी विशाल की जुबानी कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाइए। अभी तक की कहानी में हमने बेटा क्या क्या देखा वो एक बार तुम याद करो फटाफट से। हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने कल एक एमिनेम का रैप सुना था। किस किस को याद है एमिनेम का रैप? किस किस को याद है एमिनेम का रैप? जल्दी बताओ। हाँ किस किस को याद है? तुम्हें याद है? हाँ, एमिनेम का रैप सुना था कल अपने, याद है क्या था? कि मेटल होते हैं तीन टाइप के, एक होता था लो रिएक्टिव, एक होता था मिड और एक होता था हाई। ठीक है, वो वाला रैप याद आ गया तुम्हें? एमिनेम का रैप, हाँ बहुत बढ़िया। तो जो लो होते थे उनको तो सल्फेट में पाए जाते थे, तो उनकी रोस्टिंग होती थी। याद आ गया? बहुत बढ़िया। एग्जांपल याद रखना, सीना बार और कॉपर का जो ओर होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके अलावा अगर आपको याद है जो मिड रिएक्टिव होते थे वो दो प्रकार में होते थे, एक कार्बोनेट में, एक सल्फाइड में। तो ये जो कार्बोनेट होते थे इनके साथ तो कैल्सिनेशन किया जाता था, है ना? कैसे याद रहेगा? सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, है ना? और सल्फेट वाले जो सल्फाइड वाले जो होते हैं उनके साथ क्या किया जाता था? सल्फाइड वालों के साथ रोस्टिंग करी जाती थी। बहुत बढ़िया बेटा। और जो हाई रिएक्टिव वाले थे उनके साथ होता था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एग्जांपल हमने लिया था मोल्टन NaCl का। मोल्टन NaCl का याद आ गया? जल्दी बताओ, याद है? किसको याद है? किसको याद है? जल्दी बताओ। याद है? 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 ये बात है, क्या बात है? एमिनम हु? ठीक है भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हमें याद है, यस बिल्कुल। तो ये पूरा कल हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पर अपने डिटेल में पढ़ा था, जिसके अंदर हमें पता चला था कि मोल्टन NaCl को लेते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। रॉड डालनी थी, मोल्टन NaCl यानी पिघला हुआ NaCl हमने लिया था। अब तुम मुझे बताओगे कि सोडियम मेटल कहां मिलता था और क्लोरीन गैस कहां मिलती थी? क्लोरीन गैस एनोड, एनोड। चल हट ओए, यहां पर ऑक्सीजन एनोड, जैसे यहां पर क्लोरीन गैस एनोड, है ना? और मेटल कहां मिलता था? कैथोड पे। बहुत बढ़िया, ये बात सबको याद है? क्या ये बात हमको समझ आई? यार अगर तुमने देखा हो ना तो सारी अच्छी चीजें कैथोड पे मिल रही हैं और सारी बेकार चीजें एनोड पे मिल रही हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। जैसे क्लोरीन गैस की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए, बोलो, हमें चाहिए मेटल, वो कैथोड पे मिला। सिमिलरली अगर आप उसमें जाओगे क्लोर एल्कली प्रोसेस में, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर हमें NOH चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हें अगर याद हो तो वो भी ना कैथोड के नीचे, की तरफ से बनता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? कैथोड के नीचे बनता है। यानी सारी अच्छी चीजें कैथोड पे बनती हैं और सारी बेकार चीजें एनोड पे बनती हैं। अब इसका एक और एग्जांपल है और वही अपना अगला स्टेप है, वही अपना अगला स्टेप है। देखो बेटा, अब क्या होता है, यहां तक का प्रोसेस तो सिंपल था। अब क्या इससे हमें प्योर मेटल मिल पाता है? क्या हमें प्योर मेटल मिल रहा है क्या? आंसर है नहीं, अभी भी प्योर नहीं मिला। एक फाइनल स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं बेटा? रिफाइनिंग। यानी अब हम करेंगे मेटल्स की रिफाइनिंग। क्या करेंगे बेटा? मेटल्स की रिफाइनिंग। मेटल्स की रिफाइनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस मेटल में ना अब भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटी है, तो अब हमें उसे एकदम प्योर करना पड़ेगा, एकदम 100% प्योर। 100% प्योर करने के लिए हमें उसको रिफाइन करना पड़ेगा, यानी उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है देखना बेटा, रिफाइनिंग क्या कहलाती है? मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। ठीक है, जो मेटल्स हमने निकाला है वो उतना प्योर नहीं है। दे कंटेन इंप्योरिटीज व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। यानी अब हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है तो हमें फाइनली रिफाइनिंग करनी पड़ेगी बेडू। अब तुम मुझे रिफाइनिंग कैसे करते हैं? देखो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे से मेरा मतलब है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एक होता है डिस्टिलेशन, एक होता है लिक्विफिकेशन, एक होता है वेपर फेस रिफाइनिंग, एक होती है जोन रिफाइनिंग। भैया सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ याद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। इन सबको काट दो। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक है जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, सिर्फ एक प्रकार की रिफाइनिंग हमारे सिलेबस के अंदर है। उसके अलावा कोई भी रिफाइनिंग हमारे सिलेबस में नहीं है और ना ही स्टेट बोर्ड वालों के सिलेबस में, किसी भी सिलेबस में आपको नहीं दिखने वाली। ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, अभी तक की कहानी समझ आई? मजा आया? और बेटा अगर तू रिवाइज करके नहीं आ रहा है ना तो मुझे पता है ये जो चैप्टर है ना मेटल नॉन मेटल, ये तेरे लिए एक तरीके से वो हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, हेल। जैसे बोलते हैं ना कि एक स्वर्ग और नर्क, वैसे नर्क कहलाएगा तेरे लिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में अगर तुम रिवाइज नहीं करके आ रहे हो तो अगले दिन तुम्हें समझ नहीं आएगा कि पिछले दिन क्या हुआ था। सारे के मैं रिवीजन का पहले दिन से बता रहा हूं, तो अगर तुम्हें ये नहीं पता ना कि अभी तक हमने पिछले क्या करा तो आज तुम्हें रिफाइनिंग भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो रिफाइनिंग क्या है? रिफाइनिंग मेटल्स को फाइनली हमें प्योर करना है। अब प्योर करने के लिए हम करेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक, 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 यानी यहां पर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। यस यस, एकदम से। यहां पर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस का ये तरीका है। अब एक एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो कि है कॉपर। कॉपर को मुझे प्योर करना है, मैंने अभी अपने सारे प्रोसेस कर लिए हैं। ठीक है, कॉपर को कैसे करता था बेटा मैं बताऊं? मुझे बताओ, मुझे चलो तुम बताओ। कॉपर को कैसे करता था? कॉपर एक लो रिएक्टिव मेटल है, सल्फाइड ओर में मिलता था, है ना? सबसे पहले मैं रोस्टिंग करता था, रोस्टिंग के बाद जो कॉपर ऑक्साइड आता था उस कॉपर ऑक्साइड का वापस से कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराता था तो मेरे पास कॉपर आता था। अब ये कॉपर भी प्योर नहीं है, तो अब इसकी मैं करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में बेटा क्या करते हैं समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर वही सेम काम करते हैं। एक तो लेते हैं बैटरी लगा देते हैं, एक लेते हैं कैथोड और एक लेते हैं एनोड। ठीक है, एक कैथोड एक एनोड बराबर बना लेना भाई, है ना? एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो एनोड है, ये एनोड है, ठीक है, एनोड पे हम क्या करते हैं बेटा? एनोड पे हम इम्प्योर
एनोड पे हम इंप्योर मेटल को रखते हैं। इंप्योर मेटल क्या है? जो हमारे पास कॉपर आया है, अभी कॉपर आ गया ना मेरे पास, पर वो प्योर नहीं है, तो मैं एनोड पे, मैंने बोला देखो सारी गंदी चीजें एनोड पे है, ठीक है, ऐसे याद करना है यहां पर भी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमने कॉपर की एक स्ट्रिप अटैच कर दी, ये कॉपर है जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। कैसे निकाला? अभी हमने रोस्टिंग वगैरह करी ना, उससे कॉपर आ गया, कॉपर है पर अभी वो इंप्योर है, ठीक है। अब इस कैथोड पे हम क्या रखते हैं बेटा? इस कैथोड पे हम रखते हैं एकदम प्योर कॉपर। ये क्या है? ये है प्योर कॉपर, है ना, ये एकदम 100% प्योर कॉपर, ठीक है। ये कैथोड, इस पे है प्योर कॉपर, ठीक है भैया, समझ आ गया। इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ जल्दी, कोई दिक्कत कोई दुविधा कोई समस्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट है इसलिए कर रहे हैं, समझा रहा हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं, रुक जाओ। अब यहां पर हम सॉल्यूशन किसका लेते हैं बेटा? यहां पर जो सॉल्यूशन लेते हैं ना, वो हम लेते हैं कॉपर के ही एक सॉल्ट का सॉल्यूशन, कॉपर के सॉल्ट का सॉल्यूशन, यानी यहां पर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4। अच्छा ये बताओ कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? कोई तो बता दो कॉपर सल्फेट का, बताओ। ब्लू, यस। कौन ब्लू लिखा? कौन था ये जो ब्लू लिखा एकदम? बताओ जल्दी। ब्लू, बहुत बढ़िया, ठीक। तो कॉपर सल्फेट मैंने इसके अंदर रख दिया। अब होगा क्या बेटा? यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी? देखो, यहाँ है प्योर प्योर कॉपर, यहाँ है इम्प्योर। तो पता है यहाँ क्या होगा? क्योंकि ये एनोड है, क्योंकि ये क्या है? ये एनोड है, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉपर जो होगा ना, कॉपर वो टूटने लगेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने लगेगा। क्या करेगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि एनोड है। अभी क्या करेगा? कॉपर जो था यहाँ पर वो टूटेगा और वो टूट के बन जाएगा Cu2+, यानी इसने क्या करा? इसने अपने दो, एक मिनट, क्या हो गया भैया? अरे ये कीप द केबल आर प्रॉपर्ली सिक्योरली कनेक्टेड, ऑलरेडी कनेक्टेड, सब कनेक्टेड है भाई, क्या कनेक्टेड नहीं है? एक तो फ्लो बिगड़ जाता है, बिगाड़ दिया ना मेरा क्या लगा दी कॉपर, क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था? क्या लिखते हैं बच्चे यार? तुम में से कोई तो है भाई जिसको जादू वादू आता है यार, तुम में से कोई तो है, मुझे डर लगने लगा तुम्हारी क्लास में, कोई तो है एक जिसको कुछ तो गलत आता है समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या आता है तुम लोगों को, कुछ तो आता है, ठीक है। तो कॉपर 2+, ठीक है, कॉपर 2+, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब ये जो कॉपर 2+ था ना, ये उड़ता 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 नहीं तैरता तैरता, ये जो कॉपर 2+ है ये तैरता 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 इसके पास आ जाता है। अब ये क्या बेटा? कैथोड है, और तुम्हें अगर याद हो कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है? इस Cu को, इस Cu2+ को वो क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन दे देता है, दो इलेक्ट्रॉन कहता है ले भाई दान में रख ले तू दो इलेक्ट्रॉन, उसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब क्या बनाया? फाइनली दो इलेक्ट्रॉन वापस से कॉपर को मिल गए, तो अब ये बना लेता है प्योर कॉपर, ठीक है। और वो कॉपर यहाँ पर चिपक जाता है, किसके ऊपर? कैथोड पे चिपक जाता है। तो इस प्रोसेस में धीरे 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 जो प्योर मेटल है यहाँ से निकलता 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 कहां जमता जाता है? यहाँ पर जमता जाता है, और कैथोड आपका मोटा होता जाता है। कैसा होता जाता है बेटा? मोटा होता जाता है, मोटा होता जाता है, मोटा होता जाता है, और एनोड पतला होता जाता है। अब तुम पूछोगे गंदगी कहां गई? जो गंदगी थी ना इधर कॉपर के अंदर, इंप्योर कॉपर के अंदर, वो नीचे गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, और वो नीचे यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है इस जगह पर, और उसी को हम बोलते हैं क्या? एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड, यानी एनोड से निकलने वाली मिट्टी, मिट्टी यानी इंप्योर सब्सटेंसेस मिट्टी यानी इंप्योर सब्सटेंसेस। जल्दी बताओ, समझ आया? तो एक बार पी के लिखो। बहुत बढ़िया, नहीं आया समझ में तो एक बार फिर समझा देंगे। हुआ क्या यहाँ पर बेटा? हमें कॉपर को एक बार रिफाइन करना था, एकदम प्योर बनाना था। तो मैंने क्या करा? मुझे पता है एनोड पे सारी गंदी चीजें होती है, कैथोड पे अच्छी चीजें बनती है। तो मैंने क्या करा? मैंने एनोड पे तो जो इंप्योर मेटल था उसकी स्ट्रिप लगा दी, और कैथोड पे प्योर मेटल की स्ट्रिप लगा दी, और सॉल्यूशन मैंने लिया कॉपर सल्फेट का। अब होगा क्या? ये जो कॉपर है इंप्योर में, ये टूटेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये आ जाएगा Cu2+ में। अब Cu2+ आयन उड़ता 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 तैरता तैरता किसके ऊपर आएगा? कैथोड पे आएगा, और कैथोड क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो फिर होगी ये वाली रिएक्शन, और वापस से कॉपर बन जाएगा, और कॉपर इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। यानी फाइनली कैथोड मोटा होता जाता है, यानी प्योर मेटल मोटा होता जाता है, और इंप्योर मेटल पतला होता जाता है, और गंदगी नीचे सेटल होती है, और इसी गंदगी को हम बोलते हैं एनोड मड। अब तो समझ आया बेटू? अब भी नहीं आएगा समझ में बेटू? तो थ्योरी पढ़ ले भाई, फिर तू आ जा, आ जा। अब भी समझ नहीं आया तो थ्योरी पढ़ ले, आ जा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस इंप्योर मेटल इज मेड दी एनोड, यानी एनोड पे हम इंप्योर मेटल को डालते हैं, बेटा वही कहानी। अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड, कैथोड पे हम प्योर मेटल रखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट, मेटल की सॉल्ट, यानी कॉपर के केस में था वो कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो प्योर मेटल है कॉपर, वो Cu2+ के अंदर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो +2 का चार्ज आता है, और वो सॉल्यूशन में मिल जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? ये जो प्योर मेटल है ये डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है कहां पर? कैथोड के ऊपर, ठीक है ना। सॉल्युबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, यानी जो इंप्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती जाती हैं, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। जो सॉल्युबल है वो तो सॉल्यूशन में मिल गई, और जो इनसॉल्युबल है वो नीचे 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 तैरती जाती है, नीचे पहुंच जाती है कहां पर? एनोड की साइड पर, उसी को बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं बेटा? एनोड मड। कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है बेटा, इसको याद रखना, बार बार पूछा गया, ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया यही है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको मेरा डायग्राम बना के दिखाया वही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक एनोड एक कैथोड, याद रखना किस पे प्योर मेटल होता है, किस पे इंप्योर होता है। कैसे याद रखोगे? एनोड पे गंदी चीजें इंप्योर, नीचे उस पे एनोड मड भी आएगी, ठीक है। कैथोड पे अच्छी चीजें, यानी कैथोड पे प्योर मेटल। सॉल्यूशन किसका होता है? कॉपर सल्फेट का। ये सारी चीजें याद रखना, और ये प्रोसेस याद रखना जो कि मैंने आपको पूरा बताया, और जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर वो भी याद रखना कि सबसे पहले कॉपर टूटता है Cu2+ के अंदर, फिर इसको वापस से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं दो, ठीक है। तो ये वापस से क्या बना लेता है? ये वापस से बना लेता है कॉपर, और अटैच हो जाता है, बस ये दो रिएक्शन। अगर ये समझ आ गया खत्म, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग खत्म, यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भैया, और कुछ भी नहीं है बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा? आगे बढ़े फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। क्वेश्चन से पहले हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो टॉपिक मैं आपको वैसे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी करा चुका हूं, मैं आपको पहले चैप्टर में भी करा चुका हूं बेटा। सलाम रॉकी भाई ठीक है। हाँ, अब एक आखिरी टॉपिक है जो कि है कोरोजन, ठीक है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक दैट इज कोरोजन, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी बेटा। ओके जी, चलिए आ जाइए। कोरोजन क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बोला था कि पढ़ लो, क्योंकि ये तीसरे चैप्टर में रिपीट होगा, पर तुम में से कुछ मूर्ख बालक ये कह रहे थे कि भैया जब चैप्टर में है ही नहीं तो हम क्यों पढ़ें, हमारे तो सिलेबस से डिलीटेड है। अब बोला था देखो पहले तीसरे चैप्टर में आएगा, आ जाओ अब पढ़ फिर वापस। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर अ मेटल सरफेस डिटोरेट्स, यानी खराब होने लगता है ड्यू टू इंटरेक्शन विद सब्सटेंसेस लाइक एयर एंड वाटर। फॉर एग्जांपल लोहे में क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है, जिससे उसका रंग कैसा हो जाता है? जिससे उसका रंग कैसा हो जाता है बताओ? हाँ, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एयर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। यानी कोई भी मेटल अगर कोरोड होगा यानी खराब होगा,
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। द कॉमन एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, आयरन के केस में इसको हम बोलते हैं रस्टिंग, तो रस्टिंग एक टाइप का कोरोजन ही है, कंफ्यूज नहीं होना, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। कोरोजन हर एक मेटल के लिए है, पर आयरन के केस में उसको रस्टिंग बोला जाता है, बस इतना फर्क है। कोरोजन सबके लिए, रस्टिंग आयरन के लिए, खत्म, ठीक है। तो क्या भैया कोरोजन और भी मेटल्स का होता है? हाँ बिल्कुल होता है, कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है। चलो देखते हैं एक एक करके, आ जाइए। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, मेटल पहले आपका आयरन ऐसा शाइनी शाइनी होता है और उसके बाद धीरे धीरे कैसा हो जाता है, मेटल की जो शाइन होती है वो चली जाती है ना, आपने भी देखा होगा टाइम के साथ। किसने देखा है? देखा है, हाँ बहुत बढ़िया, सही है। तो अब देखो बेटा, मैं आपको टाइप ऑफ कोरोजन पढ़ाता हूं, कितने टाइप के कोरोजन हो सकते हैं अलग अलग। सबसे पहले पढ़ते हैं रस्टिंग। रस्टिंग तो बहुत सिंपल है, आयरन के साथ होती है रस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर, यानी उसे दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए होता है पानी और एक चाहिए होती है नॉर्मल एयर, है ना, एक उसे पानी और एक ऑक्सीजन। ये अगर दो चीजों से मिल जाएंगी तो ना उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। भैया क्या कंपाउंड बनता है ये तो बताओ, ये रस्टिंग में होता क्या है? तो देखो रस्टिंग में क्या होता है ना कि ये आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और H2O के साथ, अगर आपको दिख रहा हो ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन और H2O के साथ, और क्या बनाता है Fe2O3.xH2O। अब ये X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, कुछ भी, कितने भी पानी के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है, बट मेनली फार्मूला क्या होता है, मेनली फार्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। तो जब ये बनता है ना तब क्या होता है, जब आयरन पे रेडिश ब्राउन कलर आने लगता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है। समझे? ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी सिंपल। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई समस्या? आई डोंट थिंक इसमें होनी चाहिए, ये तो हमने बहुत पहले भी पढ़ रखा है। एक्स कुछ भी हो सकता है, देखो कितने भी पानी के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर तुमने पानी में डाल दिया लोहा तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, अगर लोहा में थोड़े बहुत पानी के मॉलिक्यूल जुड़े तो रस्टिंग कम होगी। तो रस्टिंग डिपेंड करती है कितने पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम किसकी, टार्निशिंग की। अब ये टार्निशिंग जो शब्द है ना, ये कॉपर के लिए यूज किया जाता है। तुमने देखा है कॉपर जो है, अगर तुम्हारे घर में कॉपर का कुछ बॉटल वगैरह अगर होगी तो उसमें ना ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। किसने देखा है? ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, देखा कभी? देखा? यस, ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों आती है? क्योंकि जो कॉपर है ना, ये नेचर में बहुत सारी चीजों से रिएक्ट करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट। यानी ये रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे, Cu + H2O + O2 + CO2, मतलब सारी चीजों से जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन, पानी और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है जो कि CuCO3। आप बस इतना याद कर लो, है ना, ये .COH2 इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट, और ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट इसका कलर होता है ग्रीन, इसलिए अगर आपने देखा हो तो कॉपर में हरे रंग की लेयर आ जाती है, और इसी कांसेप्ट को हम बोलते हैं टार्निशिंग। क्या बोलते हैं बेटा? टार्निशिंग। देखा कभी किसी ने? देखा कभी किसी ने? बताओ बताओ, याद रहेगा, याद रहेगा। कॉपर क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, रंग कैसा होता है बेटा? हरा, हरा रंग होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ, स्टैचूज आपने देखे होंगे कॉपर के, उसमें भी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। सिल्वर के केस में भी टार्निशिंग होती है सिल्वर की, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। चांदी की ना अंगूठियां आती हैं, तुम्हारी मम्मी शायद पायल पहनती होंगी, तो तुमने देखा होगा कि जो पायल होती है वो कुछ समय बाद काली होने लगती है, ब्लैक होने लगती है। किसने नोट करा? ब्लैक होने लगती है, क्यों? ऐसा क्या? क्योंकि उनका कोरोजन होता है और वो ब्लैक कलर का होता है। जैसे कॉपर के केस में ग्रीन था, सिल्वर के केस में भैया ब्लैक। यस, होता क्या है यहाँ पर रिएक्शन देखो, ये जो हमारा सिल्वर है, ये ना नेचर में बहुत सारी चीजों से रिएक्ट करता है। जैसे नेचर में एक तो ऑक्सीजन है, साथ साथ में गैस होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब ये रिएक्शन होती है ना, तो पता क्या बनता है, ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड, और जैसे ही सिल्वर सल्फाइड बनता है साथ साथ में पानी भी बनता है, बट जो सिल्वर सल्फाइड है इसका जो कलर होता है बेटा वो ब्लैक होता है। वो कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक, डन। इस वजह से सिल्वर पे कोटिंग कैसी आती है, ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। देखा होगा, चेन है, चेन में हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये मेनली तीन टाइप के होते हैं जो हमें याद करने रहते हैं। आयरन में रेडिश ब्राउन कलर होता है, कॉपर के केस में ग्रीन हो जाता है, और सिल्वर के केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्या ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। अच्छा, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पेपर के अंदर कि क्या कोरोजन की कोई एडवांटेज भी है क्या? यस, कोरोजन हैव सम एडवांटेज। तो सब लिख के आते नहीं, कोरोजन तो खराब करता है सब कुछ। तो मैंने बोला भाई एडवांटेज है, देखो एक होता है पटीना, पटीना मुझसे पटीना वो वाली पटीना नहीं, नहीं 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 नहीं, है ना, तुमसे तो वैसे भी नहीं पट पा रही है बेटा, कोई बात नहीं, तुमसे तो वैसे भी नहीं पट पा रही है। पटीना, पटीना यानी कोरोजन की क्या एडवांटेज है? देखो बेटा, होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि कॉपर में एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, याद आ गया, कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। अब वही कोटिंग कॉपर के फर्दर कोरोजन से उसको बचा के रखती है, यानी वो ग्रीन कलर की कोटिंग है ना कॉपर पे, वही उसको कोरोजन से आगे बचाती है, ठीक है। तो कोरोजन कैन बी समटाइम बेनिफिशियल। फॉर एग्जांपल, कॉपर डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव ग्रीन लेयर कॉल्ड पटीना, है ना। तो ये जो लेयर है ये बना लेता है ऑक्सीडेशन के बाद, दिस लेयर एक्ट्स एज द बैरियर, यानी यही इसको प्रिवेंट करती है आगे के कोरोजन से, आगे के कोरोजन से यही प्रिवेंट करती है, ठीक है। रोज क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस हो सकती हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन, यानी कोरोजन के प्रिवेंशन क्या क्या है, हम कैसे इस कोरोजन को बचा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो तीन ही तरीके हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के। क्या है बेटा, देखते हैं। सबसे पहला है प्रोटेक्टिव बैरियर, एक होता है प्रोटेक्टिव बैरियर। प्रोटेक्टिव बैरियर क्या है? अरे यार, प्रोटेक्टिव बैरियर का क्या मतलब है कि भाई अगर तेरा ये आयरन है, ये आयरन में रस्टिंग होती है, तो इसमें मैं पेंट लगा दूंगा पेंट लगा दूंगा तो अब रस्टिंग नहीं होगी। एक बैरियर लगा दिया मैंने उसके सामने, तो वो होता है प्रोटेक्टिव बैरियर। एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक होता है क्या, सैक्रिफाइसल मेथड, है ना। तो एक ये होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें से सवाल आते हैं, सवाल सिर्फ इसी में से आते हैं मेनली, अलॉइंग मेथड, ठीक है। अलॉइंग मेथड यानी अब हम अलॉय बनाने जा रहे हैं। अलॉय कहीं पढ़ा था, कहां पढ़ा था? 9th क्लास में पढ़ा था, याद करो, कहां पढ़ा? एक चैप्टर था जिसमें आपने कॉम्बिनेशन बनाए थे जब तुम, प्योर इम्प्योर, उसके अंदर अलॉय के बारे में बातचीत हुई थी, इसको याद है? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्टिव बैरियर से। प्रोटेक्टिव बैरियर सबसे बेसिक है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर आयरन टू ब्लॉक, किसको ब्लॉक करना है हमें? रस्टिंग को, ताकि एयर और वाटर डायरेक्टली आयरन से कनेक्शन ना बैठा पाए। तो हमने क्या करा कि भैया आयरन को दुविधा हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो मैंने आयरन के सामने बॉडीगार्ड लगा दिया। अब बॉडीगार्ड कह रहा है भाई कहां जाएगा, हमसे पहले टकराएगा, तो अब अंदर नहीं जा सकता, दिक्कत है, ठीक है। कौन? वाटर वेपर और एयर। तो इस वजह से रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। एग्जांपल क्या? पेंटिंग, पेंटिंग कर दो भाई आयरन के ऊपर, ठीक है, या फिर लुब्रिकेशन कर दो, यानी ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, लगाते हैं ग्रीस वगैरह लगाते हैं, उससे क्या होता है? प्रिवेंशन हो जाता है यार, है ना। आयरन रस्टिंग नहीं होती, आयरन की भी रस्टिंग नहीं हो पाती, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल छुट्टी है, हाँ जी, कल आप लोगों की छुट्टी, ठीक है। हाँ, अगले वीक एसीबी डिस्कशन है, तो आप सॉल्व करके आओगे। ये तो पहला। अब आता है अगला मेथड, जो कि है क्या? सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड क्या होता है समझना बेटा। सैक्रिफिशियल यानी सैक्रिफाइस, इसके नाम से तुम समझोगे। सैक्रिफिशियल यानी सैक्रिफाइस, यानी किसी एक इंसान को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी एक इंसान ने एक मेटल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसको
मुझे मेरे आयरन को बचाना है, मुझे किसको बचाना है, मेरे आयरन को बचाना है। मान लो फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके सामने एक दूसरे मेटल को खड़ा कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई अगर कोरोजन होना है तो इस मेटल के साथ हो जाओ, जो पीछे वाला है ना आयरन, ये बहुत जरूरी है, समझे। यानी अगर गोली चलानी है तो मेन इंसान को बचाने के लिए मान लो कोई और सामने आके अपना सैक्रिफाइस दे देता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफाइस दे रहे हैं इसके अंदर अपन, सैक्रिफाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो आप समझना, दिस टेक्निक यूज मोर रिएक्टिव मेटल टू शील्ड लेस रिएक्टिव मेटल। यानी मान लो ये आयरन है, मैं आयरन के ऊपर किसी एक और मेटल की कोटिंग कर दूंगा, एक मेटल की कोटिंग कर दूंगा जो कि इससे हाई रिएक्टिव होगा, जो कि आयरन से हाई रिएक्टिव होगा। हाई रिएक्टिव क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन आएगा तो वो क्या ढूंढेगा कि हाई रिएक्टिव कौन है, ऑक्सीजन जो हाई रिएक्टिव होगा उसके साथ पहले रिएक्ट करेगा। तो मैं आयरन के ऊपर एक हाई रिएक्टिव मेटल की कोटिंग लगा दूंगा, उससे क्या रहेगा कि मेरा जो आयरन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब आयरन के केस में हम ना क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग लगा देते हैं किसी, बेटा मान लो ये आयरन है और इसके ऊपर जिंक Zn की कोटिंग लगा दी, क्यों? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर ऑक्सीजन आएगा तो जिंक से टकराएगा, जिंक से टकराएगा तो जिंक को कोरोजन करेगा, मेरा आयरन तो सेफ रह जाएगा। हाँ, इसलिए ठीक है। और इसी प्रोसेस को स्पेसिफिकली फॉर आयरन एंड जिंक, जब मैं आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगाता हूं उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलता हूं बेटा? गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अ टेक्निक वेयर अ थिन जिंक लेयर इज अप्लाइड टू स्टील और आयरन, ठीक है। आयरन स्टील पे हम एक लेयर लगाते हैं, इवन इफ द कोटिंग ब्रेक्स द जिंक स्टिल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रस्ट। यानी जिंक जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जिंक ज्यादा हाई रिएक्टिव है, तो कोई भी ऑक्सीजन आएगा पहले उसको कोरोजन करेगा, आयरन सेफ रहेगा, आयरन सेफ रहेगा, ठीक है। ये कहां पर यूज करते हैं बेटा? पहले आपने देखा ना, तो पानी की जो बकेट्स होती थी, बकेट्स, ये पानी की जो बकेट्स होती थी वो लोहे की बनती थी, उन पे बार-बार रस्टिंग हो जाती थी, तो उस बकेट्स के ऊपर एक जिंक की कोटिंग लगाया करते थे ताकि अगर खराब हो तो जिंक हो, आयरन खराब ना हो, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या होते हैं? वाटर बकेट्स होते हैं, स्टोरेज ड्रम्स होते हैं, रूफिंग शीट्स होती हैं, जो घरों के अंदर अगर तुम पहाड़ वाले साइड में जाओगे तो घरों के ऊपर अब भी वो एक शीट लगाई जाती है ना, स्टील की एक शीट बनाई जाती है, तो उसके ऊपर भी कोटिंग होती है ताकि वहां पर कोरोजन ना हो, ठीक है। ब्लू ड्रम, कौन लेगा ये ब्लू ड्रम? वही ड्रम है क्या ये? वही ड्रम है क्या ये? ब्लू ड्रम, बेटा ब्लू ब्लू ड्रम आ गया है, ये वही ड्रम है क्या ब्लू वाला? यार तुम लोग का क्या सोचते हो यार, क्या सोचते हो यार तुम यार, क्या लोग हो यार, गलत एकदम। ब्लू ड्रम लिख रहे, सब ब्लू ड्रम लिख रहे हैं भाई, क्या लोग हो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत, जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कोई बात नहीं, ना पता हो अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा तरीका, अलॉइंग। अलॉइंग क्या होती है? हम ना अलॉय बनाएंगे। अलॉय, अलॉय क्या होता है? अलॉय एक प्रकार का मिक्सचर है। अलॉय एक प्रकार का क्या बेटा? मिक्सचर है। ये मिक्सचर कब बनता है? या तो आप एक मेटल से दूसरे मेटल को कंबाइन करते हो, या तो आप एक मेटल को एक नॉन मेटल से कंबाइन करते हो, और ये और भी केसेस बन सकता है, यानी एक मेटल को तीन मेटल से कंबाइन कर रहे हो, एक मेटल को चार मेटल से कंबाइन कर रहे हो, अलग अलग केसेस में होता है, ठीक है। बट जब भी अलॉय बनता है ना तो फिक्स्ड रेशियो में बनता है, यानी मैं 2% आयरन ले रहा हूं, 4% ये ले रहा हूं, 10% ये ले रहा हूं, एक फिक्स्ड रेशियो में ही अलॉय बन पाता है। तो अलॉय क्या है बेटा? अलॉय इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड समटाइम नॉन मेटल्स टू क्रिएट अ न्यू एनहांस्ड मटेरियल, यानी एक नए मटेरियल को बनाने के लिए मैं अलॉय बनाता हूं, ठीक है। ऐसे समझ लो कि भाई मेरे अंदर एक शक्ति है, दूसरे के अंदर एक दूसरी शक्ति है, तीसरे के अंदर तीसरी शक्ति है, तो हमने एक नई चीज को जन्म दिया, एक ऐसी चीज को जन्म दिया जिसमें डिफरेंट ही शक्तियां हैं, समझ रहे हो? तो वही अलॉय है। आजकल एक पिक्चर चली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, कोई एक पिक्चर आई है, सीरीज आई है, क्या है कुछ आई है यार, एक सीरीज, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें उसमें यही उसका स्टोरी लाइन यही है, हिंदी है, हिंदी है, उसकी स्टोरी लाइन यही है कि वो एक नया इंसान बना रहे हैं जिसके अंदर हाथ किसी और के, पैर किसी और के, दिल किसी और का, सर किसी और का, दिमाग, मतलब वो एकदम नया प्रकार का इंसान बना रहे हैं। तो अलॉय भी यही है कि क्योंकि हमें हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज सबको कंबाइन कर रहे हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो उसी में क्या क्या यूजफुल चीजें देखना बेटा, पहला हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, ठीक है, रस्ट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, उसकी रस्टिंग वगैरह ना हो उससे बचाने के लिए, और रिड्यूस दिस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को कम करने के लिए और कभी कभार इंक्रीज करने के लिए भी, है ना। आप इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो अलॉय क्यों बनाए जाते हैं बेटा? ये 5 यूजेस होते हैं, अलॉय के ये 5 यूज होते हैं, याद रखना, यूजेस पूछे गए हैं क्योंकि एक बच्चा उस पिक्चर का नाम लिख रहा है सैयारा, वाह मार चलो सही है, समझे समझे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं बेटा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्टील, किस किसने स्टील पढ़ा है बेटा बताओ? स्टील सबको मालूम है, स्टील क्या होता है? स्टील कैसे बनता है? किसी को ये पता है? स्टील पता है कैसे बनता है? स्टील बनता है जब मैं आयरन और कॉपर नहीं, कार्बन को मिक्स करता हूं। जब मैं आयरन और कार्बन को मिक्स करता हूं तो बनता है स्टील। स्टील क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो स्टील की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आयरन के कंपैरिजन में बहुत बेटर है। जैसे कि ये जो स्टील बनता है ना इन दोनों के मिक्सचर से, उसमें रस्टिंग नहीं होती इजीली, है ना, उसमें रस्टिंग से उसको छुटकारा मिल जाता है, जबकि आयरन में बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है ना। आपने नोट करा होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। एक होता है बेटा स्टेनलेस स्टील और एक होता है स्टील, दोनों अलग अलग है। तो अगर स्टेनलेस स्टील बन रहा है ना तो वो पता कैसे बनेगा? 3 मेटल्स हैं, एक है आयरन, आयरन क्यों? क्योंकि आयरन तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। एक होता है क्रोमियम, क्रोमियम एक मेटल है, और एक निकल एक मेटल है। बेटा ये याद रखने पड़ेंगे कि स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? आयरन, क्रोमियम, निकल। क्यों? अभी जो क्रोमियम है ना ये क्या करता है? रेजिस्ट कोरोजन एंड स्टेन्स, यानी वो जो कोरोजन से लड़ने वाली प्रॉपर्टी है ना वो तो क्रोमियम दे रहा है, और निकल क्या दे रहा है? निकल दे रहा है हार्डनेस, यानी जो स्ट्रेंथ आ रही है आयरन के अलावा वो निकल दे रहा है। इसमें अगर आपने स्टेनलेस स्टील देखा तो महंगा भी आता है और उसमें रस्टिंग कोरोजन कुछ भी नहीं होता और वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी होता है, ठीक है। तो 3 चीजें मिलती हैं, आयरन, क्रोमियम, निकल, आयरन, क्रोमियम, निकल। याद रखना आईसीएन, आईसीएन, या फिर इसे इजी बनाते हैं इसको निक, निक, निक तो तुम्हें याद रहेगा, है ना, बोलते हैं ना नाइस पिक्चर नाइस पिक्चर, तो नाइस का निक, निक, ठीक है, निकल, आयरन और क्या बोलो? क्रोमियम, ठीक है। इसके अलावा देखना बेटा, इफ मरकरी इज वन ऑफ द मेटल द मिक्सचर इज कॉल्ड अमलगम। ये सवाल पेपर में 3 बार पूछा गया है, या एमसीक्यू के अंदर 3 बार पूछा गया एमसीक्यू के अंदर। यार मरकरी को अगर आप किसी भी दूसरे मेटल के साथ जोड़ दोगे तो उस अलॉय को तुम क्या बोलोगे? तो उस अलॉय को हम बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं बेटा? अमलगम, क्योंकि उसके अंदर मरकरी है। जब भी मरकरी आ जाता है तो हमें उसको बोलना पड़ता है क्या? अमलगम, 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 अमलगम। वाह, निकलोडियन लिख रहा है बच्चा, वाह, अमलगम, ठीक है। जब भी मरकरी आएगा अमलगम, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा फैक्ट आपको मैं बताता हूं, जो प्योर गोल्ड होता है ना, प्योर गोल्ड एक्चुअली में जो आप बोलते हो कि 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो प्योर है, बट 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना वो मार्केट में मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो प्योर गोल्ड है ना वो लिक्विड स्टेट में होता है, हाँ, बहुत बहुत पतली स्टेट में होता है। तो इसलिए जो मम्मी तुम्हारी चूड़ियां बनाती हैं सोने की, वो पता कैसे बनता है? वो होता है 22 कैरेट गोल्ड, उसके अंदर कॉपर मिलाया जाता है ताकि उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करा जा सके, ठीक है। तो याद रखना, इट इज वेरी सॉफ्ट, देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। इट इज अलॉयड विद ईदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, ठीक है। सो हार्ड बनाने के लिए सिल्वर और कॉपर डाला जाता है। इन इंडिया जनरली 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड, यानी जो गोल्ड तुम यूज कर रहे हो भैया वो भी प्योर नहीं, 24 कैरेट कुछ नहीं है। अगर 24 कैरेट है तो वो बहुत पतला होगा, मतलब ऐसे तुम छूओगे ना तो पिघल जाएगा, इतना सॉफ्ट होगा, उसको तुम कुछ भी नहीं बना सकते, बहुत सॉफ्ट होता है, समझ गए?
बहुत बढ़िया बेटा। इसके अलावा अलॉय के कुछ और एग्जांपल याद रखना बेटा, कुछ और एग्जांपल। जैसे मैंने आपको बताया अलॉय यूजुअली कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अलॉय जब बनाए जाते हैं ना तो ऐसे बनाए जाते हैं कि उनकी जो कंडक्टिविटी है, बिजली कंडक्ट करने वाली जो एबिलिटी है, उसको कम किया जाता है, पहली चीज तो। और उनके मेल्टिंग पॉइंट को भी कम किया जाता है, मेनली ठीक है, एंड मेल्ट एट द लो टेंपरेचर। अब इसका एग्जांपल बताता हूं। तुमने देखा ब्रास, ब्रास सुना है? ब्रास किसी ने सुना? ब्रास, ब्रास को हिंदी में क्या बोलते थे? मैं भूल गया, हिंदी में क्या बोलते थे ब्रास को, अब मुझे याद नहीं आ रहा। ब्रास सुना है? ब्रास किसने? हाँ, तो ब्रास कैसे बनता है बेटा? ब्रास, बी से ब्रास और बी से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेटल होता है ना, ब्रॉन्ज, है ना, सिल्वर के बाद ब्रॉन्ज। हाँ, तो एक तो ब्रॉन्ज मिलता है इसके अंदर, ठीक है। नहीं ब्रॉन्ज, इज ब्रॉन्ज बोल रहा हूं, सॉरी, नहीं, ब्रॉन्ज तो अलग टाइप का, ब्रॉन्ज से अलग होता है, सॉरी, ब्रॉन्ज नहीं, ब्रॉन्ज को कट करो, ब्रास के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रास है ना, क्या बोलते थे हिंदी में इसको? क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? तांबा बोलते थे, तांबा बोलते थे, पीतल बोलते थे, क्या बोलते थे मुझे याद नहीं आ रहा। तांबा या पीतल में से कुछ बोलते थे ना, क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं शायद। हाँ ठीक है, तो ब्रास कैसे बनता है? कॉपर मिला दो, जिंक मिला दो, दोनों को एक फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड कर दो। जैसे हम फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? ब्रास बन जाएगा। अब पता है ब्रास की क्या प्रॉपर्टी है? ब्रास की प्रॉपर्टी है इट डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये देखो, इसके अंदर कॉपर है बेटा, कॉपर, बट कॉपर तो बहुत हाई कंडक्टिविटी देता था, कॉपर की कंडक्टिविटी तो बहुत स्ट्रांग थी, हमारे तार कॉपर के बने हुए होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अलॉय बनाया और जैसे ही अलॉय बन के आया तो कॉपर की प्रॉपर्टीज गायब, और ये बिजली को कंडक्ट नहीं करता, ब्रास ज्यादा कंडक्ट नहीं करता, थोड़ी बहुत करता, ज्यादा नहीं करता। सिमिलरली ब्रॉन्ज, वो जो तुम्हें ब्रॉन्ज का मेटल मिलता है वो बनता है कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, टिन का सिंबल ये होता है, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है कि ये भी बिजली को कंडक्ट नहीं करता। यानी इससे हमें क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला बताओ? क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि जब एक अलॉय बनता है ना तो फर्क नहीं पड़ता कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी वो पार्टिकल जो कि जिनसे बना है, मिलकर बना है, जैसे कि आप देख सकते हो कॉपर, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की क्या प्रॉपर्टी है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि फाइनल मेटल क्या निकल के आया, फाइनल एलिमेंट क्या निकल के आया। यानी जब अलॉय बन रहा है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। कॉपर की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना था, बट ब्रास और ब्रॉन्ज नहीं कर रहे। समझे इस बात को? समझे इस बात को? अच्छा, एक और अलॉय होता है जिसका नाम होता है सोल्डर। किसने सुना है सोल्डर? बताओ, कोई टेक वाला बंदा होगा जो चिप भी बनाता होगा, उसको पता होगा। सोल्डर सुना है? सोल्डर, तुम्हारी उम्र में तो मैंने सोल्डर से बहुत सारे काम करे थे। सोल्डर क्या होता है ना, सोल्डर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जब तुम चिप देखते हो, चिप जो रिमोट वगैरह की चिप होती है, उसके अंदर वायर्स को चिपकाने का काम करता है सोल्डर। सोल्डर ना वायर का चिपकाने का काम करता है ना। तुमने देखा इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम बनते हैं ना उसके अंदर सोल्डरिंग करी जाती है। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग क्या होती है? सोल्डरिंग को ऐसे लिक्विड्स को ऐसे चिपकाते हैं, यानी मेटल्स को जब हमें चिपकाना होता है तो हम सोल्डर एलिमेंट का यूज करते हैं। और सोल्डर क्या है? एक प्रकार का अलॉय है। कैसे बना है? लेड, लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन, इन दोनों की मदद से बनता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है इट मेल्ट्स इजीली, यानी ये बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है। क्योंकि बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है तो ये पिघल जाता है और फिर इसको हम वहां पे डाल देते हैं और फिर जब ये सूखता है तो ये चिपका देता है दो मेटल्स को। तो छोटी छोटी जो मिनिएचर वायरिंग होती है उनके अंदर इसी को यूज किया जाता है, सोल्डर को, सोल्डरिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सोल्डर कैसे बना बेटा? याद रखना, किससे? लेड और टिन से। यहां तक कोई दिक्कत आई है तो एक बार चैट में बता दो फटाफट से। कोई समस्या, कोई दिक्कत? जल्दी, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अगर सब कुछ डन है तो एक बार पी के लिख दो चैट के अंदर, ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ जी भैया सब कुछ समझ आ चुका है। अच्छा, एक ना दिल्ली के अंदर एक वो आयरन पिलर है, किसने देखा है? देखा है क्या? कुतुब मीनार के नियर एक आयरन पिलर है, देखा किसी ने? वो जो आयरन पिलर है ना यार, वो जो आयरन पिलर है वो कई साल पहले बना है, वो लोहे का बना है, ठीक है। और साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं खोज पाए कि वो आज भी कैसे खड़ा है। यानी आयरन में तो रस्टिंग होती है, बहुत रस्टिंग होती है, अभी तक तो इतने बारिश में खराब हो जाता है आयरन, तो टिकता कहां है? और ये इतने साल पहले, मतलब दिल्ली वाज बिल्ट मोर देन 1600 इयर्स, यानी 1600 साल पहले का बना हुआ है आयरन का, और आज तक वैसा का वैसा है। तो इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च चलती है, बट अभी तक कोई सा क्लैरिटी नहीं मिली कि जो आयरन पिलर है आखिर उसमें ऐसा क्या है। ठीक है, दिल्ली के अंदर ये जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, है ना, उनको पता होगा। यस यस, तो ये बस एक डिड यू नो था, इसमें से सवाल आते नहीं, बट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ऐसा भी कुछ है, रियल लाइफ एग्जांपल। चलिए दोस्तों, यहां पर ऑफिशियली आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त, चैप्टर इज फाइनली एंडेड। अब आप मुझे कुछ फटाफट से सवालों का उत्तर देते चलोगे, ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, कुछ सवालों का मुझे उत्तर देते चलो, आंसर देते चलो। केस स्टडी, कॉपर इज रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली इन द प्रोसेस, व्हाट इज यूज्ड एज एनोड इन कैथोड? बताओ भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड पे क्या होता है? कैथोड, एनोड पे गंदी चीज, इंप्योर मेटल, और कैथोड पे प्योर मेटल, ठीक है भैया। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया जाता था यहाँ पर यूज किया जाता था कॉपर सल्फेट। अगर एक्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, यानी थोड़ा एसिडिफाइड, उसमें थोड़ा एसिडिक नेचर होता था, तो अगर एक्जैक्टली आपको लिखना है तो होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये यूज किया जाता था। व्हाट हैपेंस टू द इंप्योरिटीज? इंप्योरिटीज क्या होती थी? जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती थी वो तो सॉल्यूशन में मिल जाती थी, तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो एनोड मड की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाती थी। तो ऐसे सवाल आते हैं, बहुत बड़ा दिखाता हूं, देखो। What is electrolytic reduction? Why is electrolytic reduction used to extract metal high up in the reactivity series? मैंने आपको कल पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही क्यों? Why only electrolytic reduction? तो देखो बेटा, जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इनके जो ओर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओर्स आर वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड यूजिंग कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इनका जो बॉन्ड होता है ना ओर्स के साथ वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर हम एक कार्बन ले लेंगे और बोलेंगे कार्बन इसको हटा देगा ऑक्सीजन को, तो पॉसिबल नहीं है। कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को नहीं छीन सकते इनसे, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज यूज्ड एज इट प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी टू ब्रेक द स्ट्रांग बॉन्ड्स इन देयर कंपाउंड, यानी इनके जो स्ट्रांग बॉन्ड है को तोड़ एक ही चीज सकती है जो कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डन। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम मेटल सोडियम क्लोराइड विद केमिकल रिएक्शन। देखो बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपको आना भी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। NaCl मोल्टन लेते थे कैथोड पे, एनोड पे हां क्या आता था? कैथोड पे तो प्योर मेटल चिपक जाता था सोडियम का, और एनोड पे क्या होता था? क्लोरीन गैस डिंग 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 हवा में उड़ जाती थी, ठीक है। रिएक्शन क्या होती थी बताओ? रिएक्शन क्या होती थी? रिएक्शन क्या होती थी? कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पे क्या होगी कि वो जो सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया Na+, अब उसे वापस से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और वो बना लेता है सोडियम, ये तो होती थी कैथोड पे रिएक्शन। और एनोड पे क्या रिएक्शन होती थी बेटा? एनोड पे क्या बनता था बताओ? ये जो Cl- था, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, खींच लेते हैं, तो ये बना देता है क्लोरीन गैस और साथ-साथ में दो इलेक्ट्रॉन अलग आ जाते हैं, ठीक है। डन। कल बताया था, कल बताया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन,
व्हाई कांट कार्बन बी यूज्ड, भाई सेम क्वेश्चन है कि भाई कार्बन को क्यों नहीं यूज किया जा सकता टू रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम एंड एल्यूमिनियम। सेम आंसर आएगा। ये हाई रिएक्टिव है, इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन कैन नॉट ब्रेक देयर बॉन्ड, इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की मदद से उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन वही है। अगला, व्हाई आर सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बिफोर रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्या पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। याद करो, एक बार याद करना बेटा, पहले ये था, मैं क्या करता हूं रोस्टिंग, किसमें कन्वर्ट करता हूं बेटा बताओ, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करता हूं। तो मैं हर मेटल को रोस्टिंग या कैल्सिनेशन की मदद से ऑक्साइड में ही क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, व्हाई? ये लॉजिकल क्वेश्चन आ गया बेटा। क्यों? देखना बेटा, बिकॉज मेटल ऑक्साइड कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, यानी जो मेटल का ऑक्साइड जब बन जाता है ना, तो हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से ऑक्सीजन को खींच सकते हैं और प्योर मेटल हमें मिल सकता है। जबकि जो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट होते हैं ना, दैट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड, यानी उनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट इजीली नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ऑक्साइड के अंदर। क्या ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बताओ जल्दी फटाफट से पीके लिख के बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन था, बार-बार पूछा भी गया, रीड भी करना। एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो वही सेम थ्योरी आपको पूरी लिखनी है, ये आपको डायग्राम वहां पर बनाना है, और जो मैंने आपको पूरी थ्योरी विद रिएक्शन बताई वो पूरी की पूरी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की लिख के आनी है। लिख दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा इसमें, बताओ कोई दिक्कत, कोई दुविधा? अगला क्वेश्चन वही सेम, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और रिडक्शन अलग-अलग है। रिफाइनिंग किसके लिए करते हैं? कॉपर के लिए, याद करो, रिफाइनिंग लास्ट प्रोसेस है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आर फॉर हाई रिएक्टिव मेटल सच एज NaCl। तो यहां पर आपको NaCl वाला डायग्राम बनाना है और वही आपको समझाना है। समझे बेटू? समझे? संजय बेडू, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इसके अलावा एक्सप्लेन द सेटअप विद अ वेल लेबल्ड डायग्राम, स्टेट द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एनोड एंड कैथोड एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन ईच इलेक्ट्रोड। यानी क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि ये पूछ किसके लिए रहा है, एक्सप्लेन द सेटअप विद द वेल स्टेट द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एनोड इन द रिएक्शन ईच इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए, वही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन करो, रिएक्शन लिखो, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो गया, एनोड पे क्या रिएक्शन हो गया। कैथोड पे क्या बनता था बेटा, प्योर मेटल, एनोड पे क्या बनता था, इम्प्योर मेटल था, एनोड मड, और जितना भी प्योर मेटल था वो चिपक जाता था कहां पर, कैथोड पे। तो पूरी पूरी वही कहानी बार-बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है क्या, और भी क्वेश्चन है क्या, एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा, एसीपी सॉल्व करके आना बेटा पूरी की पूरी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है, देखो, व्हाई डू एल्यूमिनियम आर्टिकल डू नॉट कोरोड इजीली। एल्यूमिनियम के जो बटन होते हैं वो कोरोड क्यों नहीं होते, ये मैंने क्लास में बताया था, बिकॉज दे फॉर्म अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट प्रिवेंट्स देमसेल्फ, है ना। ये खुद का बचाव खुद करते हैं, बोलते हैं हम खुद ही का बचाव कर लेंगे, ये कोरोजन करा लेंगे खुद पे, एक लेयर बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम खुद बच जाएंगे हम, बस ये करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा व्हाई डज एन आयरन नेल रस्ट इन टैप वाटर बट नॉट इन बॉइलिंग डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आयरन नेल को अगर तुम पानी में डालोगे तो रस्टिंग हो जाएगी, बट अगर तुम बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो रस्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर होता है ना बेटा, बॉइलिंग वाटर के पास एक चीज की कमी है। क्या है वो कमी, बताओ क्या है वो कमी? बॉइलिंग वाटर के पास डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इस वजह से जब हम बॉईल कर रहे हैं तो उसके अंदर, पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो है नहीं, इस वजह से ड्यू टू लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बॉइल्ड वाटर के अंदर रस्टिंग बहुत कम होती है या फिर नहीं होती, ठीक है। और इसका एक और रीजन है, जो सॉल्ट डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर के अंदर क्या नहीं होता, सॉल्ट नहीं होता, और अगर कोई सॉल्ट नहीं होंगे, इंप्योरिटीज नहीं होंगे तो रस्टिंग भी कम हो जाती है, ठीक है। इसके दो रीजन है, ठीक है भैया। अगला, व्हाई आर शिप पेंटेड फ्रीक्वेंटली, शिप को क्यों पेंट किया जाता है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। अरे पानी में जा रही है, रस्टिंग हो जाएगी, इसलिए प्रिवेंट किया जाता है, हाँ ठीक है, समझ गया बेटू, समझ गया क्या? अगला क्वेश्चन, व्हाई आर फूड कैन्स कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। फूड कैन को बेटा टिन से क्यों कोट किया जाता है, उसके ऊपर एक लेयर क्यों लगाई जाती है, एक मिनट, हाँ ये क्या पूछा गया है, फूड कैन्स कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। हाँ सही है, ठीक है, बताओ फूड की जो कैन्स होती हैं वो टिन से क्यों हम कोट करते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग लेयर लगाते हैं बेटा टिन की, पता है क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, आपका जो खाना है जो स्टोर किया हुआ है अपने कैन के अंदर, क्या पता वो रिएक्ट कर जाए और वो खराब हो जाए, जबकि जो टिन है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, लो रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए क्या होता है, जब लो रिएक्टिव है तो कोरोजन की चांसेस बहुत कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ क्वेश्चन, अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपको करके लाने हैं, एमसीक्यूज हैं। पहला होमवर्क क्वेश्चन पहला, ठीक है, ये स्लाइड में मिलेगा, इन सबको सॉल्व करना। दूसरा, और एसीपी तो सॉल्व करनी है। तीसरा, ठीक है, सारे होमवर्क क्वेश्चन ये तो मैंने आपको करा दिया। इसके अलावा कुछ असर्शन रीजनिंग के भी होमवर्क क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे पास। तीसरा हो गया ना, चौथा, बस 6 क्वेश्चन दूंगा, पांचवा, छठा, बस ये 6 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है जो कि तुम कर रहे होगे। और एसीपी भी करना मत भूलना, एसीपी भी करना मत भूलना। हैप्पी गर्लफ्रेंड डे क्या होता है, ये गर्लफ्रेंड डे क्या होता है, हैप्पी गर्लफ्रेंड डे, ये क्या लिख रहे हो तुम, मुझे क्यों विश कर रहे हो, मैं गर्लफ्रेंड लग रहा हूं क्या, मुझे क्यों विश कर रहे हो भाई यार, ये क्या इतनी तन्हाई आ गई है लड़कों में, क्या हो गया है तुमको, एक दो लड़के तो भाई पागल ही हो गए हैं पागल ही हो गए हैं भाई, क्या हो गया तुम लोगों को यार तुम बिल्कुल ही। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या ही गलत लोग हो भाई तुम, वाह। गर्लफ्रेंड डे नाम की भी कोई चीज होती है, लड़कों का भी कुछ होता है क्या, लड़कों का भी होता है कुछ, लड़कों का भी होता है क्या ऐसा कुछ, ये हमारे साथ भेदभाव क्यों दोस्तों, ये दोस्तों हमारे साथ बुरा हुआ है। मैं इस देश से अपील करना चाहूंगा कि हम लड़कों को भी कुछ दो यार, कोई दिन दो हमें, हमारे क्यों नहीं दिन आ पा रहे हैं, अब आएंगे हमारे वाले अच्छे दिन लड़कियों के आ रहे अच्छे दिन, ये भेदभाव क्यों, अपील कर, पूछता है भारत सुप्रीम कोर्ट से, हमारे कब आएंगे अच्छे दिन, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे दिन दोस्तों हमें। चलो यार बहुत लेट हो गया, मैं क्लास में एंड कर रहा हूँ, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, एंड हम मेरे वेडनेसडे को एसीपी सॉल्व करेंगे, एंड अगला जो लेक्चर है वो है कल क्लास में, डायरेक्ट मिलेंगे अपन कब, हाँ वेडनेसडे। और क्या करना है तुम्हें तब, बहुत बढ़िया, एसीपी सॉल्व करनी है और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, नो वरीज, इलेक्ट्रिसिटी यस, अच्छा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे भारी भारी सवाल कराऊंगा तो मजा आ जाएगा। चलो ये सारा याद करके आना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जाओ।